चलो, अब देखो भैया, हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट को शुरू करने से पहले दो स्टेप है। होता एक ही स्टेप है इसी जनरेटर का, लेकिन चूंकि मेरी ना अहली थी, वो मैं मोशनल ईएमएफ पे रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, तो पहले मैं आपको मोशनल ईएमएफ पढ़ा देता हूँ। देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में नहीं है, तो इसका मतलब नहीं पढ़ाया, जाने दो। अब मोशनल ईएमएफ को मेरे बच्चे हम डिफाइन कैसे करेंगे? अच्छे तरीके से दिमाग का ढक्कन खोल के सुनना। मान लो मेरा बेटा, यहां पे मेरे पास ना एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। सर ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मेरे बच्चे अभी हाथ रेस करने का कोई फायदा नहीं है, जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक मैं आपकी सुनूंगा ही नहीं, ठीक है? तो अभी आप सिर्फ सुकून से अपनी रफ कॉपी एक निकाल के बैठो, और इसके अंदर जो सवाल आपके जहन में आ रहा है वो नोट करते चलो, जब तक मैं आपको क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं देता, ठीक है? वरना मेरी क्लास रह जाएगी और मेरा जो टॉपिक है वो रह जाएगा। देखो, अब इसके अंदर मेरा बेटा, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है? ये एक कंडक्टर है भैया, समझ में आती है भाई? अच्छा, पहले तो ये समझ लो, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है मेरा बेटा? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो स्क्रीन चीरते हुए जा रही है अंदर, यानी कि बाहर कहीं पे जहां आप बैठे हुए हो वहां नॉर्थ पोल है और स्क्रीन के पीछे कहीं साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाती है। समझ में आ गया भाई? ये अपना है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास ये जो कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर को आप मूव करा रहे हो विद सम वेलोसिटी वी। अब कोई बोलेगा सर कंडक्टर को कैसे मूव कराएंगे? अरे भैया, तूने मान लिया इस कंडक्टर को पकड़ा हुआ और ऐसे लेके मूव कर रहा है। किसी भी तरह से मूव करा सकते हैं, कोई मैकेनिकल मींस है, यानी कि आप इस कंडक्टर को भाई समझ लो मूव करा रहे हो विद एनी वेलोसिटी वी, ठीक है? मूव करा रहे हो आप। अब देखो भैया, कंडक्टर को ना हम लोग कंडक्टर कहते क्यों हैं? कंडक्टर क्या होता है सर? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। वेरी गुड। तो क्या प्लास्टिक कंडक्टर है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? इसलिए कि कंडक्टर के पास एक खास चीज होती है जिसको अपन लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की सलाहियत रखता है। अब ये कंडक्टर के पास ही होता है, इंसुलेटर के पास नहीं होता फ्री इलेक्ट्रॉन, जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। सही हो गया? अब आप सोचो, आप एक गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है? आप एक गाड़ी में, बाइक में, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जिस पे आपका दिल करता है आप बैठे हुए हो। अब ये जो गाड़ी है ना, ये आगे मूव कर रही है विद अ सर्टेन वेलोसिटी भाई, जहन में रख लेना। ये आगे मूव कर रही है और इसकी क्या है, कोई ना कोई सर्टेन वेलोसिटी है जिससे ये आगे मूव कर रही है। ठीक हो गया? चलो, मान ली हमने ये बात भी। अब देखें, अब अगर आप इसके अंदर मौजूद हो, मान लो आप यहाँ पे इसके अंदर मौजूद हो, तो अगर ये गाड़ी आगे जा रही है विद 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब आप भी आगे की तरफ जा रहे हो विद 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप गाड़ी के अंदर ही हो, आप गाड़ी के फ्रेम में मौजूद हो। बोलोगे जी सर ऐसा ही है। इसका मतलब मेरे बच्चे, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज मौजूद है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये भी आगे मूव कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बजा फरमाया, क्योंकि वो तो अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, गाड़ी उनकी क्या है? कंडक्टर है। जब आप कंडक्टर को आगे मूव करा रहे हो विद वेलोसिटी वी, तो आपका जो फ्री चार्ज है वो भी आगे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी। समझ में आने वाली बात है? अब देखो, यहां पे आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन हो रहा है, या दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपको नजर आ रही है। सर कैसे नजर आ रही है, जरा बताएं। देखो मेरे बच्चे, समझो इस बात को। दो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे नजर आ रही है? देखो, एक तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। सर अप्लाइड कौन सी है भाई? ये जो अप्लाई करीब है, जिसको मैंने क्रॉस से शो किया हुआ है। सर इसे आप अप्लाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरा बेटा, ये आसमान से नाजिल थोड़ी हुई है। मैंने कोई नॉर्थ पोल रखा होगा स्क्रीन के बाहर, कोई साउथ पोल रखा होगा स्क्रीन के पीछे, तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कहां से कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। तो मेरा बेटा, एक मेरे पास है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यहां मैंने मेंशन कर दिया। एक मेरे पास क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, एक मेरा बेटा, मेरे पास डायनामिक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड है। एक मेरे पास कौन सी है? डायनामिक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड। सर ये डायनामिक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होती है? जहन में रखिएगा मेरे बच्चे, कि आपके पास जब कभी भी चार्ज मूव करता है ना, तो जो चार्ज मूव कर रहा होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सर यहाँ पे चार्ज कौन सा मूव कर रहा है मेरे बच्चे? ये जो कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज है, जो कंडक्टर मूव कर रहा है, तो ये फ्री चार्ज भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी वी। समझ में आने वाली बात है? तो डायनामिक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में क्या कर रही हैं? इंटरेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो सर तलहा की क्लासेस चल रही हैं, वो सर तलहा की क्लासेस ग्रैंड टेस्ट में नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है? बार बार ये बच्चे भी सवाल पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। एक और सवाल, सर तलहा जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, क्या वो आप नहीं पढ़ाएंगे? भाई मैं वो पढ़ाऊंगा,
तो फिर सर तला क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए कि वो बच्चे जो कि और अर्ली टाइम में पेपर देना चाह रहे हैं वो मैक्सिमम कोर्स लाइव में कवर कर लें रादर देन कवरिंग इट विद द रिकॉर्डिंग्स। इसलिए भाई सर तला को साथ में लगाया है, ठीक है, आप लोगों की भलाई के लिए, और कोई मकसद नहीं है इसका, ठीक है। चलो, तो मैं पढ़ाऊंगा भाई, पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा ए से लेके जेड तक, इसी क्वालिटी के साथ, इसी सारी कहानी के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं हो। चलो, दो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब जब ये दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरएक्ट करती हैं तो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स जो है, एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। मान लिया भाई, एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, और ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? क्यू वी बी साइन थीटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पहले लेक्चर में बताई ये बात। अच्छा जी, अब ये जो फोर्स एक्ट करती है, अगर इसकी आपने वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो जनाबे वाला इसकी वेक्टर फॉर्म ऐसे है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस ऑफ बी। यही है? यस सर यही है। चलो भाई समझ में आ गया, गुड हो गया। अच्छा आगे चलते हैं अब जरा। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते थे? इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम हमारा राइट हैंड पाम रूल यूज किया करते थे। राइट हैंड पाम रूल। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि मेरा बेटा, ये जितने बच्चे मुझे लाइव क्लास में नजर आ रहे हैं, ये सब ग्रैंड टेस्ट दें। बैच 1 वाले 100% तैयारी करके दें। कोशिश तो बैच 2 और 3 भी 100% की करें। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा, भले एक चैप्टर होता है, एक चैप्टर को देख के दे दो, 20 सवाल सही करके आ जाओ। आप अपनी नजर में चैंपियन बन जाओ, कोई मसला नहीं है। आपको तो पता है ना, आपने एक ही चैप्टर पढ़ा था। हमारी लिस्ट में आप भले नीचे आ रहे होगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देना, ठीक है। अब देखो आगे, राइट हैंड पाम रूल आ गया। अब राइट हैंड पाम रूल का क्या फायदा है? मैं इसी कंडक्टर को जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में शो कराया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये मेरा कंडक्टर है, ये वही कंडक्टर है जो वहां मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमे फिरे जा रहा था, ठीक है। अब समझो यहाँ पे यहाँ पे ये जो थीटा आपको नजर आ रहा है, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या होता है मेरे बच्चे? ये थीटा एंगल होता है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यही है ना भाई ये थीटा? ये थीटा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और वेलोसिटी के दरमियान का एंगल होता है। अब हम करते क्या थे? राइट हैंड की फिंगर्स को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका राइट हैंड जो है वो स्क्रीन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होगा, और अपने हाथ को घुमाओ जब तक कि आपका थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में ना आ जाए। तो अगर आपने ये राइट हैंड पाम रूल सीखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिंगर्स गई इनसाइड, थंब कहां जा रही है? राइट साइड पे। आपका जो पाम खुल रहा है, आपका जो पाम खुल रहा है, हथेली खुल रही है, ये कहां खुल रही है? इन द अपर डायरेक्शन खुल रही है। मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं कि ये मैं किस तरह से सारी बात बोल रहा हूं, मैं लेकर आता हूं। राइट हैंड पाम रूल जो है ना मेरा बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो आपको मैं अभी याद दिला देता हूं। राइट हैंड पाम रूल बेसिकली क्या था और मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। देखो, एक मिनट देना, मैं इसकी तस्वीर ले आऊं। ये था मेरे बच्चे राइट हैंड पाम रूल में जिसकी बात कर रहा था। देखो, ये इसी इसी की बेस पे मैं आपको डायरेक्शन निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लो, इसी की बेस पे मैं डायरेक्शन, जिसको नहीं याद आ रहा है आप लोगों के लिए निकाल के ले आऊं, खुश हो जाओ जाओ। ये जो आपके पास, आपने अपने सीधे हाथ को इसी तरह से रखा और फिंगर्स को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्क्रीन के अंदर जा रही है, फिर हाथ को घुमाया, थंब आपका सीधे हाथ पे हो गया, तो आपका जो पाम है ना वो ऊपर की तरफ खुलना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता चल रहा है जो फोर्स लग रही है वो कहां पे लग रही है? फोर्स लग रही है मेरे भाई इन द अपवर्ड डायरेक्शन। भाई साहब तुमने यहां मार्क कर दिया, फोर्स कहां लग रही है? फोर्स लग रही है ऐसे इन द अपर डायरेक्शन। हमें यह भी पता है जो हमारा पाम रूल होता है या कोई सा भी रूल होता है वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए होता है। गोया सारा का सारा जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये कहां पे चला गया? ऊपर चला गया। और जितना नेगेटिव चार्ज है वो नीचे आ गया। सर नेगेटिव चार्ज नीचे क्यों आ गया? भाई दो रीजन से समझ लो। अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा। दूसरा रीजन, अगर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपवर्ड लग रही है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगी? डाउनवर्ड लगेगी। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल हो गया प्लस वी, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस वी हो जाएगा। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आपके पास स्टेब्लिश हो जाएगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या स्टेब्लिश हो गया भाई? पोटेंशियल डिफरेंस स्टेब्लिश हो गया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस स्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे, इसको मेरे बच्चे अपन लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या नाम देते हैं इसे हम? मोशनल ईएमएफ। अब सर इसे मोशनल ईएमएफ कहते क्यों हैं? भाई मोशनल ईएमएफ इसलिए कहते हैं जब कभी भी आपके पास कोई कंडक्टर दैट हैज द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज बीइंग मेड टू मूव, जब आप इसको मूव करा रहे हो अक्रॉस अ सर्टेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक नेचर का क्या होगा भाई साहब? फोर्स एक्ट करेगा। जब वो फोर्स एक्ट करेगा तो इसके ऊपर ताकत लगेगा चार्जेस पे, तो चार्जेस कंडक्टर के एक एंड पे जमा हो जाएंगे, दूसरे वाले दूसरे एंड पे जमा हो जाएंगे, और दोनों कंडक्टर के एंड्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। दिस ईएमएफ विच इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर एंड इज टर्म्ड एज मोशनल ईएमएफ। और यहां पे मोशनल ईएमएफ का मेरे बच्चे जो फॉर्मूला होता है, that is E is equal to VBL sin theta. E is equal to
वी बी एल साइन थीटा। ई से मुराद यहाँ पे क्या है, आपका मोशनल ईएमएफ है। वी से मुराद स्पीड है जिससे आप इसको मूव करा रहे थे। बी से मुराद आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। एल आपके पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। थीटा अगेन एंगल है। सवाल पैदा होता है थीटा कौन सा एंगल है, तो थीटा आपके पास वापस वी और बी के दरमियान में बनने वाला एंगल है। तो ये मेरे बच्चे हमारे पास मोशनल ईएमएफ का टॉपिक था जो मैं लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग में लेने से रह गया था। आप पिछले वाले लेक्चर की भी पीडीएफ देखोगे तो यही वाली कुछ कहानियां आपको लिखी हुई वहां मिल रही होंगी। यहां तक बता दो सब समझ में आ गया तो मैं एसी जनरेटर जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मेरे लिहाज से पहला टॉपिक है। आपकी किताब वालों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही डाला हुआ है, लेकिन मेरे लिहाज से वो पहला टॉपिक यहाँ का है तो मैं यही पढ़ाऊंगा। बता दो यहां तक क्लियर है? चलो देखो मेरे बच्चे, हर डिवाइस का ना कोई मकसद होता है, बगैर मकसद की कोई डिवाइस नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो जैसे ट्रांसफॉर्मर था, ट्रांसफॉर्मर के बारे में हमने पढ़ा था कि भैया इसका मकसद क्या है, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को स्टेप अप स्टेप डाउन करना, ठीक है भैया। अच्छा, अब देखो इधर, देखो मेरे बच्चे, एसी जनरेटर जो है ना, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, और इसी से हमारा डीसी जनरेटर का टॉपिक भी हो जाएगा, ठीक है। एसी जनरेटर का प्राइमरी पर्पस ये है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा सर, ये बताने की तो मेरा ख्याल है ज़रूरत ही नहीं है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए कितनी यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पुराने ज़माने में बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल थी ना, वो बैटरी के अंदर स्टोर फॉर्म में हुआ करती थी। अब जो बैटरी में स्टोर फॉर्म में एनर्जी थी उसके साथ दो मसले थे। एक, कि वो फाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी थी। दूसरा ये मसला था कि आपको जितना बड़ा लोड यूटिलाइज करना है उतनी ज़्यादा बड़ी बैटरी बैंक आपको चाहिए था। अब ये दो बड़े आपके मेजर मसले प्रॉब्लम थे। तो हमें कोई रनिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। तो रनिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर भी पढ़ रहे हैं, तो आप पहले जरा ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का कॉन्सेप्ट भी यहां समझ लीजिए। देखो मेरे बच्चे, एक होता है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट करंट। दोनों में क्या फर्क है, इसको मिटा दें ताकि फालतू का बढ़ गया ये। चलो, अब देखो बच्चे, एक अपने पास होता है, अच्छा, एक अपने पास होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और एक हमारे पास होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। अब आपने दोनों को समझना है अच्छे से और मसले का हल देखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ना कॉन्सेप्ट होता है कि भैया ये हमारे पास है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि बिल्कुल सही होता है कॉन्सेप्ट, बच्चों का गलत नहीं होता। और डायरेक्ट करंट के बारे में उनका कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ये आपका है डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब जरा इसको सीधा करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये पहली बात, मैंने करंट और टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है। करंट और थीटा भी आ सकता है यहाँ, करंट और ओमेगा टी भी आ सकते हैं, वो आहिस्ता 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 समझते हैं अभी। अच्छा, अगर मैं कोई ग्राफ ऐसा बनाऊं ना, समझिएगा, ये अब किसी से पूछो भाई ये क्या है, वो बोलेगा सर ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। सही। तो भैया पहले बात तो ये रखो, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है और ये दोनों जो मैंने आपके सामने बनाए ना, ये दोनों डायरेक्ट करंट है। ये भी डायरेक्ट, मतलब ये जो ऊपर सीधी लकीर है ये भी डायरेक्ट करंट है, और ये जो ऐसे बनाए हुए हैं ना, ये भी क्या है आपके पास, डायरेक्ट करंट है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो। सर ऐसा क्यों है? भैया ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ना खास बात होती है बायपोलर करंट। कैसा करंट? बायपोलर। सर बायपोलर केस बला का नाम है बेटे। बाय का मतलब होता है टू, और पोलर का मतलब होता है पोलैरिटीज, पॉजिटिव या नेगेटिव होना। सही है। बाय का मतलब क्या हो गया भाई साहब, टू, और पोलर का मतलब क्या हो गया, पोलैरिटीज। यानी कि आप कहोगे दो पोलैरिटीज या दो फेसेस वाला करंट। अच्छा सर, मजीद डिटेल क्या है, वो भी ऊपर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में आएगी। पहले इतनी बात समझ लो। आप देखो ये नजर आ रहा है, यहां पे करंट पॉजिटिव है, ये करंट नेगेटिव है। सही भाई। सर नेगेटिव क्यों कह रहे हैं आप इसे? अरे भैया नेगेटिव इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे देखो ना, करंट की ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है। ये चेक करो, ये वाली वैल्यू करंट की कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों सर, कैसे पता चला? अरे भैया ये आपका ओरिजन है, ये आपका ओरिजन है, तो ओरिजन से ऊपर ऊपर सारी प्लस वैल्यूज होती हैं और नीचे नीचे सारी क्या होती है, माइनस वैल्यूज होती हैं। समझ में आने वाली बात है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आपको पोलैरिटीज ना, डुअल पोलैरिटी नजर आ रही है। कभी करंट पॉजिटिव वैल्यूज में चल रहा है, कभी करंट क्या है, नेगेटिव वैल्यूज में चल रहा है। ये है मेरा बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट का खासा खास बात, खासियत। डायरेक्ट करंट की खास बात क्या होती है कि डायरेक्ट करंट आपके पास होता है यूनिपोलर करंट। कैसा करंट होता है मेरे बच्चे? यूनिपोलर करंट, ठीक है। यूनिपोलर मतलब क्या होता है भाई, एक पोलैरिटी वाला करंट। कितनी पोलैरिटी? एक। तो या तो प्लस में चलेगा या माइनस में चले। अब यहां देखो, यहां करंट की आपके पास सिर्फ प्लस वैल्यू चल रही है, कोई माइनस वैल्यू नहीं है। यहां देखो, यहां भी करंट की सारी क्या है, प्लस वैल्यू है। सर क्या हमेशा प्लस होगी? नहीं, लाजमी नहीं है भाई, कोई लाजमी नहीं है। माइनस भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, मिसाल देता हूं, समझो अभी।
मिसाल दो, देखो ये देखो, ये मान लो अगर मैं ऐसे बना के दिखाता हूं सर, क्या ये ऑल्टरनेटिंग है? नहीं, ये डायरेक्ट करंट है। क्यों? इसलिए कि मेरा बेटा ये भी यूनिपोलर करंट है। डीसी की पहचान क्या है? यूनिपोलर। भाई करंट के पास अगर एक ही डायरेक्शन है, या करंट के पास अगर एक ही पोलैरिटी है, ये या तो प्लस है या माइनस है। ये देखो ना, अब ये सारी वैल्यूज कैसी है? नेगेटिव वैल्यूज है यहाँ पे सारी की सारी। तो आपके पास अल्टीमेटली ये क्या कहलाएगा? ये भी डीसी करंट कहलाएगा। तो भाई पहले तो ये क्लियर कर लेना, बहुत सारे बच्चों की ना जिंदगी भर की जमा पूंजी ये होती है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई यही बस एक डीसी करंट है जिसके ऊपर मैं स्मूथ लिख रहा हूँ। ये तो पहले तो ये क्लियर कर लो, ये सारे डीसी हैं जो वो पहले वाले को छोड़ के बनाए हुए हैं। वो फर्क ये है कि ये वाला जो है, जो स्ट्रेट लाइन है, इसको आप कहते हो स्मूथ डीसी, या इसको आप कहते हो रिपल फ्री डीसी। क्या नाम देते हो भाई? रिपल फ्री डायरेक्ट करंट। इसमें कोई रिपल्स नहीं है, कोई पल्सेस नहीं है। नॉन पल्सेटिंग डीसी भी कहते हैं इसे। और ये वाला जो है, या ये वाला जो है, इसको अपन लोग कहते हैं पल्सेटिंग डीसी या रिपल्स वाला डीसी। ठीक है, ये फर्क है इसमें। ये कहलाता है अपने पास पल्सेटिंग डीसी। सही हो गया, चलो गुड हो गया। तो ये तो पहले क्लियर कर लेना, ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग है। तो हमारे घरों में भी जो सप्लाई आती है ना, वो ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई आती है। यही वजह है कि खुदा ना खास्ता कभी किसी को करंट लगे ना, तो उसको झटके लग रहे होते हैं। डायरेक्ट करंट लगे तो उसको झटके लगने का मौका भी नहीं मिलता, वो बेचारा वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? झटका लगता है। वो झटका क्यों लगता है? क्योंकि करंट अपनी पोलैरिटी शिफ्ट कर रहा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो डिस्को डांस कर रहा होता है। कभी एक तरफ जाता है, कभी दूसरी तरफ जाता है। वो भी आपको नजर आएगा जब एसी जनरेटर का टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो खैर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और चूंकि ऑल्टरनेटिंग जनरेटर है, तो क्या करेगा भाई? ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एसी करंट या एसी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होगा। और हमारे घरों में एसी करंट या एसी वोल्टेज ही इस्तेमाल हो रहा होता हैगा। अब देखो भाई, सबसे पहले आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको नहीं पढ़ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसको देखना है। ये मैं इस फिगर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ इस फिगर पे सिर्फ नजरें जमा के रखो, बाकी पढ़ा मैं खुद ही सब दूंगा, परेशान नहीं होना। अब जैसे हमने गैल्वेनोमीटर डिस्कस किया, एमीटर डिस्कस किया, ट्रांसफार्मर पढ़ा, तो आपको ये बात पता है कि जो भी कोई डिवाइस होती है, हर डिवाइस का ना कोई होता है वर्किंग प्रिंसिपल। भाई जिसके फिनोमिना पे या जो बैक एंड पे काम कर रहा होता है। सही। अब क्या प्रिंसिपल है भाई? देखो समझो, इसका जो प्रिंसिपल है ना, वो बेसिकली आपका मोशनल ईएमएफ ही है। मोशनल ईएमएफ कह लो, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आप इसको दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, ये आपके पास मेरा बेटा एक नॉर्थ पोल साउथ पोल है। सही है, इसका मतलब ये आपके पास एक नॉर्थ पोल साउथ पोल का मतलब क्या है? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं भाई, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। इसका मतलब मैं ये कहूंगा दरमियान में इस पूरी जगह में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश हुई हुई है। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब ये देखो, ये जो आपको तार नजर आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ये मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे है कंडक्टर कॉइल। क्या कहलाएगी ये? कंडक्टर कॉइल। अभी तो आपको यहाँ पे ये एक ही ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन ये कोई लाजमी नहीं है। जैसे अभी तो आपको ऐसे नजर आ रहा है ना, हो सकता है इसके ऊपर एक और हो, फिर एक और हो, फिर एक और हो। मतलब ये कितने भी हो सकते हैं। आपने जितना स्ट्रॉन्ग करना है इनका लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज, उतने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप इसके कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहरहाल आपके पास हो गया। अच्छा जी, और क्या है सर? अब आप अभी आप बाकी चीजें, ये क्या है इसको भूल जाओ, ये क्या है इसको भूल जाओ, इन सबको भाड़ में डालो, ये हमारा कंसर्न नहीं है बेटे। आहिस्ता आहिस्ता सब बताऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ ना इसका कॉन्सेप्ट समझो कि भाई हो क्या रहा है। अभी अभी सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये समझ लें ये कौन सा प्रिंसिपल है जो एसी जनरेटर को इन एक्चुअल लेकर आता है। तो यही प्रिंसिपल है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ऊपर पढ़ा रहा था, ये रिवाइज जो करा रहा था। यही प्रिंसिपल है सर। क्या था प्रिंसिपल? भैया अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए, अभी मूव कैसे करा रहे हो वो एक अलग बहस है। अगर मूव कराया जाए तो भैया इसके एंड पे क्या होता है? इसके एंड पे अपने पास क्या होता है? आप वो क्रिएट करना शुरू कर देता है, ईएमएफ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। क्यों क्रिएट होना शुरू हो जाती है भाई? क्रिएट होना इसलिए शुरू हो जाती है क्योंकि मेरे बच्चे, आपके पास फोर्स लग रही होती है, और उस फोर्स लगने की वजह से क्या होता है? एक एंड पे प्लस चार्ज और एक एंड पे माइनस चार्ज आता है, तो एक साइड का पोटेंशियल प्लस भी, एक साइड का पोटेंशियल क्या हो जाता है? माइनस भी हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसकी वजह से होता है। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज और है, वो भी पहले मैं नीचे बता दूं आपको। वो भी वैसे आपको पता ही होगी क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन चलो फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ई इज इक्वल टू वीबीएल साइन थीटा। और मैंने आपको जो इसकी पूरी बैकग्राउंड की पोस्टमार्टम करके बताया है, तो मैंने आपको ये बताया था ये मोशनल ईएमएफ जनरेट क्यों होता है, क्योंकि ये एक फोर्स होती है। ईएमएफ फोर्स नहीं होती। मोशन ईएमएफ जनरेट क्यों होते हैं? क्योंकि एक फोर्स है, ये वाली फोर्स, और ये फोर्स एक्ट करती है किसके ऊपर? ऑन द चार्जेस, और ये चार्जेस को मूव करा रही होती है। ठीक है, ये फोर्स है, और ये चार्जेस को, पॉजिटिव चार्ज को लेट से अपर एंड पे एक्यूमुलेट कर रही है, और नेगेटिव चार्जेस को बॉटम एंड पे एक्यूमुलेट करने का सबब बन रही होती है। सही है। अब जब मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था,
तब मैंने आपको क्या किया था? तब मेरे बच्चे, मैंने आपको एक काम ये किया था कि मैंने आपको मेरे प्यारे बेटे एक छोटा सा काम ये किया था, ये बताया था कि ये फोर्स हमारे पास जीरो कब कब होगी। तो हमने देखा था कि अगर साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगी। और साइन थीटा का वैल्यू जीरो होता था दो केसेस में, कि थीटा या तो 0 डिग्री हो जाए, या थीटा क्या हो जाए मेरे बच्चे, 180 डिग्री हो जाए। अगर थीटा 0 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है। और अगर थीटा मेरे पास 180 हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या है, एंटी पैरेलल है। तो अगर कभी भी ऐसा होगा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास पैरेलल होगी, तो उस केस के अंदर जहन में रख लीजिएगा कि मेरे पास थीटा 0 डिग्री होगा और फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ये समझ लेना। फोर्स जो एक्ट कर रही है क्यू वी साइन थीटा वाली, वो जीरो हो जाएगी। इसी तरह अगर v कभी एंटी पैरेलल होगा v के मुकाबले में, तब भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तब भी ये जीरो हो जाएगा। ये सारी बेस बेस हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि हमें एसी जनरेटर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मेरा बेटा एक बुनियादी कॉन्सेप्ट और है जो आपने क्लास 11 में कभी जिंदगी में पढ़ा होगा बोर्ड लेवल पे। अगर आपके पास कोई एक पार्टिकल है जो कि ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सेंटर है सर्कल का, और वो पार्टिकल मस्त ऐसे दायरे में घूम रहा है, तो दायरे में जो कोई भी आपका पार्टिकल घूम रहा होता है, इसकी वेलोसिटी के बारे में एक खास बात है क्या, कि आपका पार्टिकल जिस पॉइंट पे होता है वेलोसिटी उस पॉइंट के अलोंग टेंजेंट होती है। जैसे कि ये देखो, ये इसकी इस जब पार्टिकल यहां पे होगा, इस जगह पे होगा, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं भैया? टेंजेंशियल वेलोसिटी। सिमिलरली पार्टिकल मान लो भैया घूमते घूमते यहां कहीं पे आ गया, सर्कल में घूम रहे हैं ना, कभी ना कभी यहां भी आएगा जब बनाया है जिस जगह पे, तो भाई वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ये हो जाएगी, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये मेरा ख्याल है 9वीं क्लास की फिजिक्स में भी शामिल है, ठीक है? ये मैंने नहीं पढ़ाया अब तक, ये आप माजी में पढ़ के आए हो कि जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है तो उसके पास हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। चलो अब वापस आओ, जो मैं डायग्राम समझा रहा था उसी पे आ जाते हैं। तो भाई हम डिस्कस ये कर रहे थे कि एसी जनरेटर का ना वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो भैया देखो, ये मैग्नेट लगाया हुआ है, ये मैग्नेट है, ये बीच में पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, बेहतरीन हो गया। ये आपके पास एक कंडक्टर कॉइल है। अगर मैं इस कंडक्टर कॉइल को ऐसे घुमाना शुरू कर दूं कि ये कंडक्टर कॉइल ऐसे घूमना, ये ऐसे गोल 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 ऐसे घूमना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को देखो, बाकी पूरी कॉइल को भाड़ में डालो, इस कंडक्टर को देखो, क्या नजर आ रहा है कि ये कंडक्टर एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाएगा? देखो ना भैया, ये कंडक्टर यहां था, कुछ टाइम बाद घूम के यहां आएगा, कुछ टाइम बाद घूम के यहां जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद घूम के यहां जाएगा, फिर घूम के वापस आएगा। मतलब कंडक्टर ऐसे गोल 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 गोल, अभी कैसे घुमा रहा हूं कैसे नहीं घुमा रहा वो बिल्कुल अलग फट है, उसको छोड़ दो। कंडक्टर को अगर मैं किसी तरह घुमाना शुरू कर दूं कि भाई कंडक्टर यहां आता है, फिर यहां, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कंडक्टर को ऐसे अगर मैं गोल 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 घुमाना शुरू कर दूं, तो कंडक्टर एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। आप बोलोगे जी सर कर रहा है। तो जब कभी कंडक्टर किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें क्या होता है, मोशनल ईएमएफ आता है कंडक्टर के अक्रॉस। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का क्या काम है, एक ईएमएफ जनरेट करना। कैसे? बाय रोटेटिंग अ कंडक्टर कॉइल इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया अपना क्या, प्रिंसिपल हो गया इसका, खत्म, यही प्रिंसिपल है भाई इसका। यही ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर करता है क्या, कंडक्टर कॉइल को घुमाया जाता है किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, मोशनल ईएमएफ उसमें जनरेट हो रहा होता है, और उसको आप कहते हो कि भाई ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अब लोग सर आपने तो कहा था ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। अबे तो अल्लाह के बंदे, जब ईएमएफ आएगा तो करंट तो ऑटोमेटिकली आएगा ना, खुद सोच के देखो। अगर मैं बोलूं ये तार है मेरे पास, ये एक तार है, इस तार के दो सिरे हैं, दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल ये रहा प्लस वाला, एक टर्मिनल ये रहा माइनस वाला। तो भैया जो चार्ज है वो तो मेरा खुद ब खुद मूव करेगा एक एंड से दूसरे एंड पे, जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। तो चार्ज मूव ही क्यों करते हैं, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके अंदर बाकी चीजें भी समझ लो जरा। ये जो मेरा बेटा आपको ये चीज नजर आ रही है ना, ये चीज ये जिसके ऊपर यहाँ इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, इसको अपन लोग कहते हैं शाफ्ट। अपन लोग से मुराद यहाँ फिजिक्स वाले या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, हम लोग इसे कहते हैं शाफ्ट। शाफ्ट क्या है, जो कॉइल के साथ परमानेंट जुड़ा हुआ होता है, और अल्टीमेटली शाफ्ट को घुमाया जाता है, और शाफ्ट को घुमाने की वजह से आपका जो कॉइल है ना वो क्या करता है, रोटेट कर रहा होता है, ठीक है? अच्छा ये कॉइल हो गया, ये कॉइल आ रहा है, ये पूरा कॉइल है, 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 ये कॉइल है पूरा, ठीक है? ये कॉइल हो गया। अच्छा यहाँ पे आपको देखो एक ये रिंग सा नजर आ रहा है, ये रिंग सा नजर आ रहा है, इसको ये जिसको यहाँ पे इन्होंने आर और आर डैश मार्क किया है, भाई इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना सुन लो, वो सब मैं खुद पढ़ाऊंगा, वरना मैं लेके क्यों आता, मैं डायग्राम भी कॉपी कर सकता था सिर्फ, ठीक है? अब देखो, ये आर और
ये आर प्राइम, ये मेरा बेटा अपने पास कहलाते हैं स्लिप रिंग्स। क्या कहलाते हैं? स्लिप रिंग्स। अच्छा सर, इनका क्या मकसद है? बगैर मकसद के तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, फारिग बैठे हुए थे चलो आज स्लिप रिंग लगा देते इसमें, कोई वजह है? स्लिप रिंग का फायदा ये होता है, ये जो तार है ना मेरे बच्चे, इस तार को देखो, ये यहां जुड़ी हुई है, इस तार को देखो यहां जुड़ी हुई है। जब ये कंडक्टर कॉइल आपका घूमेगा, तो अगर ये स्लिप रिंग नहीं होते, सोचो स्लिप रिंग नहीं है, इस तार को आपने डायरेक्ट, ये जो भी कुछ है यहाँ पे ब्लॉक सा लगा हुआ है, इसके साथ डायरेक्ट जोड़ दिया, और इस तार को स्लिप रिंग के बजाय इसके साथ डायरेक्ट जोड़ दिया। जब आप कंडक्टर कॉइल को घुमाओगे तो ये तार आपस में उलझता जाएगा, फिर टूट जाएगा। ये मसला हो गया आपका। तो भाई मैंने क्या बोला, अगर ये स्लिप रिंग नहीं है, तो इस वाले तार को आपने इस ब्लॉक के साथ जोड़ा, इस वाले तार को आपने इस ब्लॉक के साथ जोड़ा है जो कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं। तो जब ये कंडक्टर कॉइल को घुमाओगे तो पहला चक्कर दूसरा चक्कर ये तार आपस में उलझ उलझ के मर जाएगा, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इसको उलझने से बचाने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया, एक स्लिप रिंग लगा दी है। ये स्लिप रिंग कुछ नहीं करता, सिर्फ तार को उलझने से बचा रहा होता है। अब क्या होता है, ये जो स्लिप रिंग है ना, ये ऐसे गोल 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 घूम रहा होता है। फिर ये क्या चीज है भैया, ये आपके पास है कार्बन ब्रुशेस। इन कार्बन ब्रुशेस का काम क्या है, स्लिप रिंग तक जो सप्लाई आ रही है इसको बाहर एक्सटर्नल सर्किट पे लेके जाना। ये बाहर वाले सर्किट का तार आ रहा है, ये एक्सटर्नल सर्किट का तार आ रहा है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। आपने अगर अपने घर में देखा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, तो उसमें ना एक आउटपुट सॉकेट दिया होता है। आप क्या करते हो, आप अपने घर का एक तार लाके उसके आउटपुट सॉकेट में लगा देते हो। अभी तो शायद आपको नहीं पता होगा क्योंकि अब लोड शेडिंग बहुत हद तक कम हो गई है, लेकिन पहले एक ज़माने में 2014-13 के अंदर जब मैं खुद स्टूडेंट था, बहुत लाइट जाया करती थी। तो उस वक्त जनरेटर देखा देखा करते थे हम लोग। तो उसमें क्या होता था कि वो एक ऐसे ना फीमेल सॉकेट हुआ करता था, और यहाँ से जो है ना वो आप एक ऐसे प्लग लगाते थे और ये आपके घर को जा रहा होता था। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल सर्किट का वायर है, ये जिसको इन्होंने इससे शो किया हुआ है। तो अब देखो, ये कार्बन ब्रश क्यों लगाए, मैं अब ये समझ लें। अब देखो, अंदर तो आपने अंदर वाले तार को तो आपने उलझने से बचा लिया स्लिप रिंग की मदद से, लेकिन अब आप सोचोगे अगर ये जो स्लिप रिंग है, इस स्लिप रिंग को मैं डायरेक्ट इस तार से जोड़ दूं, बीच में से ये कार्बन ब्रश को उड़ा दूं, मैं साइड पे कर दूं, अगर मैं स्लिप रिंग को डायरेक्ट इससे जोड़ दूं, तो अब जब ये घूमेगा तो अंदर वाला तो नहीं भाई, अंदर वाला जो तार था वो तो यहाँ फिक्स हो गया स्लिप रिंग से, और तार नहीं घूम रहा, स्लिप रिंग घूम रहा है बेसिकली पूरा पूरा आपके पास उठ के। सही है। अब ये तो हो गया फिक्स, इसकी तो टेंशन खत्म हो गई। अब मसला ये बाहर वाला तार स्लिप रिंग के साथ है, अब वो जब वो घूमेगा तो बाहर वाला तार उलझना शुरू हो जाएगा। अब बाहर वाला तार का मसला शुरू हो गया। तो हमने बोला भाई यहाँ पे ना तू कार्बन ब्रश कनेक्ट कर दे। इस कार्बन ब्रश का फायदा क्या है, एक एंड पे ये तार लगा हुआ है, कार्बन ब्रश भी मूव नहीं कर रहा, ये तार भी मूव नहीं कर रहा, स्लिप रिंग आता है और इस कार्बन ब्रश के अगेंस्ट अपने आप को रगड़ता रहता है। इससे क्या होता है, ये जो सप्लाई है स्लिप रिंग से कार्बन ब्रश से एक्सटर्नल सर्किट में जा रही होती है। फिर एक बार रिपीट कर दूं मैं, ये जो ये है ना, ये ऑक्सिलरी चीजें, मेन चीज यहां पे हो रही है, सप्लाई सारी यहां बन रही है। तो सबसे पहले इसका ना वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेना, किसी भी डिवाइस का ना कोई वर्किंग प्रिंसिपल होता है, अन्य भी या कोई डिवाइस नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो ये मेरा बेटा आपके पास एक नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैग्नेट आ गया, बीच में अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा हुआ है। अब मैंने कहा भाई अगर मैं किसी तरह से इसको घुमाना शुरू कर दूं, किसको, कंडक्टर कॉइल को, तुम कंडक्टर कॉइल को भी भाड़ में डालो, एक कंडक्टर को समझ लो, इस कंडक्टर को अगर मैं घुमाऊं इसी तरह, ये यहां होगा, फिर थोड़ी देर बाद घूम के यहां आएगा, फिर थोड़ी देर बाद घूम के यहां जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद घूम के यहां आएगा, मतलब ये ऐसे गोल 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 चक्कर काटे जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो हो क्या रहा है भाई, इसके अंदर आपके पास मोशनल ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, तो फिर इसमें भी ऐसे ही होगा। सही है। तो भाई ये मोशनल ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ऐसे कर रहा होता है पैदा। फिर मैंने बोला भाई ये स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग का फायदा या नुकसान क्या है, भाई ये जो अंदर वाला तार है ना, ये चूंकि कंडक्टर कॉइल गोल गोल घूम रहा है इस शाफ्ट की वजह से, तो आप नहीं चाहते कि ये जो तार है ना ये आपस में उलझ जाए, तो इसके लिए आप स्लिप रिंग लगा देते हो भाई। फिर बाहर वाले तार को भी उलझने से बचाना है तो आपने कार्बन ब्रुश लगा दिया। सही है भाई, इतनी बात जहन में आ गई। अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, यही सब कुछ यहाँ लिखा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है इसलिए ताकि आप ये सब चीज़ अपने पास नोट्स में नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी करंट पढ़ने के लिए, वरना एसी करंट आपके सर के बहुत ऊपर से ना जहाज होता हुआ जाएगा। सही है। वो अगर आपने अपने बोर्ड लेवल पे पढ़ा होगा तो वो जहाज हो गया होगा। ठीक है, चलो अब देखो, we have learned that when a current carrying coil is placed in a magnetic field torques and acts on it and it rotates the coil, what happens। अच्छा ये वही बता रहा है, ये वो बता रहा है कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क एक्ट करेगा और वो रोटेट करेगा। और अब ये इसका वाइस वर्सा कह रहा है, व्हाट हैपेंस इफ अ कॉइल ऑफ वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो ऊपर इसने बात करी है वो जो हमने टॉ इज इक्वल टू बीना कॉस अल्फा ड्राइव किया था, ये उसकी बात करी है। खैर ये आपका भी कंसर्न नहीं है, ठीक है, आपका कंसर्न यहाँ से ये उन्होंने एक तमहीद बांधी हुई, इंट्रो बांधा हुआ है, ठीक है, आगे आ जाओ। A current generator is a device that converts mechanical energy into electrical energy. The principle of electrical generator is based on Faraday's laws of electromagnetic induction। अब यही रुक जाओ। अब बोलोगे सर आप तो कह रहे थे मोशनल ईएमएफ, अरे भैया दोनों से एक्सप्लेन करेंगे, अभी परेशान नहीं हूं सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे लग रहा है ये भी समझा दें, अभी समझाते। देखो
ये मेरा बेटा आपके पास कंडक्टर कॉइल है। यस सर, ये कंडक्टर कॉइल है। मेरे बच्चे, जब ये कंडक्टर कॉइल खुद सोचो गोल गोल घूमेगी, तो इसमें से जो फ्लक्स कट हो रहा है वो वक्त के साथ साथ चेंज होगा। सोच के देखो सर कैसे चेंज होगा, नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूं, सोचो, यही रुके रहना आप, जरा समझो। ये मेरे पास, मेरा बेटा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। अगर मैंने कंडक्टर कॉइल को ऐसे रखा, इससे सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होगी। आप बोलोगे, जी सर हो रही होंगी। अच्छा, ये कंडक्टर कॉइल क्या सारी जिंदगी इसी हालत में रहने के लिए आई है? नहीं सर, ये तो गोल घूम रही है ऐसे करके। तो मेरा बेटा कभी ना कभी ये ऐसे भी होगी। अब जब ये ऐसे होगी तो कोई लाइन इसके आगे से निकल जाएगी, कोई लाइन इसके पीछे से निकल जाएगी, इसके अंदर से लाइन पास ही नहीं हो रही। गोया अब ये सोचो कि जब ये कंडक्टर कॉइल आपके पास इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, तो कभी तो इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है और कभी इसमें से मिनिमम फ्लक्स पास कर रहा है। गोया ये जितना ज्यादा घूमेगी उतना इसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स वेरी करेगा। सोचो, इस कंडक्टर कॉइल में से कट होने वाला फ्लक्स वेरी क्यों कर रहा है भैया? सोचो, अगर ये कंडक्टर कॉइल इस हाल में फिक्स होती तो भाई सारा 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 फ्लक्स पास कर रहा होता। अभी फिक्स तो नहीं है, अभी तो ये ऐसे चेंज हो रही है, अभी कुछ पास कर रहा है कुछ नहीं कर रहा। अगर ये ऐसे हो जाएगी तो कुछ लाइन ऊपर से, कुछ आगे से, कुछ पीछे से चली गई। तो अगर ये मुसलसल घूमे जा रही है तो इसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो मैं कहूंगा कंडक्टर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और हमें पता है जब कोई कंडक्टर कॉइल किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसमें क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको आप फेरेडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हो, ई इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, जो हमने पढ़ा था। अब देखो यही बात लिखी है, based on Faraday law of electromagnetic induction, when a coil is rotated in a magnetic field by some mechanical mean, mechanical means का मतलब है किसी external mechanical energy की मदद से आप ये काम कर रहे हो, magnetic flux through the coil changes and consequently an EMF is induced in the coil। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, आगे कहते हैं इफ द जनरेटर इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द आउटपुट ऑफ द जनरेटर। अब आगे देखो, इन्होंने ऊपर इन्होंने फेरेडे के लॉ से समझाया और आगे नीचे देखो जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो सारी की सारी इमोशनल ईएमएफ की मदद से करेंगे। तो मुझे पहले तो ये बता दो यहां तक सब चीज क्लियर है, तो फिर मैं इस डायग्राम पे आता हूं क्योंकि फिर मैंने आपको इसकी डेरिवेशन बतानी है। इसकी डेरिवेशन बताना मेरी मजबूरी है, वरना आपको अल्टरनेटिंग करंट नहीं समझ में आएगा। अब मेरे बच्चे, अब हम आगे ना इसकी वर्किंग की तरफ जा रहे हैं और इसकी वर्किंग के अंदर आपने क्या करना है, अब अच्छे तरीके से सुनते चलो। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक अदर शाफ्ट है और ये शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रही है। अच्छा सर, शाफ्ट कैसे रोटेट करती है भैया? इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, टेंशन नहीं लो, हाथ से पकड़ के ऐसे कोई नहीं घुमा रहा होता। शाफ्ट को घुमाने के ना अलग तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको सबसे कॉमन मिसाल देता हूँ, जैसे हमारे पाकिस्तान में तरबेला डैम है और मंगला डैम है, सुना होगा आप लोगों ने। एक तरबेला है, एक मंगला है, जो कि हमारे पास सबसे बड़ा हाइड्रल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें बेसिकली क्या होता है, आप पानी स्टोर करते हो किसी हाइट के ऊपर। हाइट का मतलब है ऊंची जगह पे। यहां से पानी गिरता है नीचे, तो बेसिकली पानी के पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हो काइनेटिक एनर्जी में, और नीचे आपके पास लगी हुई होती है टरबाइन। टरबाइन ऐसे करके ना, एक टरबाइन सी लगी हुई होती है। जब पानी यहां से बहता हुआ आता है ना, तो वो ये टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन घूमती है, इसके आगे शाफ्ट कनेक्ट हुई हुई होती है। ये इसका टॉपिक नहीं है, एक बच्चे ने सवाल पूछा था शाफ्ट कैसे घूमती है, तो उसका जवाब दे रहा हूँ। शाफ्ट घूमती है, जब ये शाफ्ट घूमती है तो आगे कॉइल लगा हुआ होता है, कॉइल घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और फिर ये सारी कार्रवाई होती है और पूरे पाकिस्तान को सप्लाई मिल रही होती है, ठीक है भैया। तो वो आपके पास होता है। अब जो ये शाफ्ट घुमाने का तरीका है ना, इस शाफ्ट को घुमाने के तरीके की बेस पे ही जनरेशन प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है। अगर ये शाफ्ट घूम रही है पानी के बहाव की मदद से, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो गई। अगर ये शाफ्ट घूम रही है, जैसे कराची में जो के इलेक्ट्रिक की सप्लाई है वो गैस प्लांट्स हैं, तो ये कहलाते हैं एलएनजी प्लांट्स। अगर ये सप्लाई घूम रही है पेट्रोल डीजल से, तो वो डीजल प्लांट्स कहलाएंगे। अगर ये शाफ्ट घूम रही है न्यूक्लियर एनर्जी से, तो वो न्यूक्लियर प्लांट्स कहलाएंगे, जो कराची के अंदर मौजूद है। अगर ये सप्लाई घूम रही है किसी विंड टरबाइन से, विंड टरबाइन के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, उसमें हवा घुमा रही होती है बेसिकली, वो विंड मिल जनरेटर होता है, खैर वो एक अलग बहस है फिर पूरी, सही है। तो वो विंड जनरेशन में चला जाता है। होता यही है कि भाई शाफ्ट घूमेगी और अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। चलो अब वापस आओ। अब देखो आपको ये समझ में आ गया, ये कॉइल ना ऐसे गोल 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 घूमे चले जा रहा है। अब देखो आप इसको यहां से देख रहे हो, अच्छे से समझना, आप इसको इधर ऊपर से देख रहे हो, ये जब आप ऊपर से देखोगे ना, तो आपको ये एक लाइन है जो कि घूमती हुई नजर आएगी। ये ऐसे गोल गोल ये ऐसे जाएगी, समझना इस बात को, ये लाइन है, ऐसे जाएगी और फिर ऐसे, ये आपको ऐसे गोल 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 घूमती हुई नजर आ रही होगी, सही है भाई। तो ये देखो यहाँ पे ये चीज बनी हुई है, पहले तो ये क्लियर कर लो ये बनी हुई कैसे है। ये ए पॉइंट है मेरे बच्चे, ये डी पॉइंट है, ये देखो, ये मैंने आपको दिखा रहा कहाँ से था, ये यहाँ से आप इधर से देख रहे हो, ये आपकी आंख है और आप यहां से इसको देख रहे हो, ठीक है।
ये आपको अब भाई जाहिर है, ये तो ऐसी सीध के अंदर है ना, तो आपको नीचे वाला पार्ट तो नजर ही नहीं आएगा, सिर्फ ये पार्ट नजर आएगा आपको। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है भैया। ये चीज हमारे पास मूव कर रही है, अब देखो। और इन्होंने बना के भी दिखा दिया कि ये ऐसे गोल 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 घूम रही है, सही। और ये आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई भी है, सही है। और आपके पास यहाँ पे मेरे बच्चे ये इस डायरेक्शन में आपके पास ये वेलोसिटी सर कैसे निकाली है इस डायरेक्शन में। मैंने अभी आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो। मैंने बताया था कि यार जब कभी भी कोई बॉडी दायरे में घूमती है, वो जिस पॉइंट पे होगी ना, उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अलोंग द क्या होती है, टेंजेंट होती है। यहाँ पे जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट से मुराद यहाँ पे ये कंडक्टर ले रहा है। सर कौन सा कंडक्टर ए पॉइंट पे, ये देखो। ये जो कंडक्टर है ना ए बी, इसकी बात कर रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है इस वक्त। समझो, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है। ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला कंडक्टर ऐसे जाएगा ना, जब ये गोल घूमेगा, ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो ये भाई साहब बाहर आने की कोशिश करेंगे। फिर समझो, ये कंडक्टर जब ऐसे गोल घूम के अंदर जाएगा, तो उसी टाइम पे ये वाला कंडक्टर क्या होगा मेरे बच्चे, बाहर आने की कोशिश करेंगे। एक चीज और ध्यान में रखना, ये ऐसे गोल घूम रहा होता है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये ऐसे अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अब यही चीज देखो इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये ऐसे अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो इस टाइम पे ये ऐसे बाहर आने की कोशिश कर रहा होगा। ये ऐसे शाफ्ट है, जब ये ऐसे जाने की कोशिश कर रही होगी, ये ऐसे आने की कोशिश करेगी। ऐसे शाफ्ट है, ये यहाँ जाने की कोशिश कर रहा होगा, ये यहाँ आने की कोशिश कर रहा होगा। ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अब देखो आपने करना क्या है। अब आपने करना ये है, आपने आपको ये नजर आ रहा है कि ये कंडक्टर है। सर कंडक्टर का है, पहले ये बता दें। क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इस कंडक्टर की फिलहाल बात नहीं कर रहा, अच्छे से समझ लो। ये जो कंडक्टर इसके नीचे ऐसे वाला था ना, जो अभी इसके पीछे की तरफ गया हुआ है, देखो ये समझ लो, जितना आप ये फील करोगे ना उतना समझ में आएगा। इस कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये ऐसे अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ये बात समझो। हाथ रेस करो, ये कितने लोगों को समझ में आ गया मैं जिस कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, वरना मैं फिर मजीद इसको समझाऊं। ये समझ में आ गई मैं जिस कंडक्टर की बात कर रहा हूं, जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। देखो मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं, जितने लोगों को समझ में आ गया यार एक्सेलेंट, जितने लोगों को नहीं समझ में आया भाई ये समझ लो, वरना डेरिवेशन नहीं समझ में आएगी, ठीक है। देखो इधर मेरे बच्चे, ये कंडक्टर कॉइल है, पहले इसको देख लो आप, ठीक है सर कंडक्टर कॉइल समझ में आ गई। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अहम है कि भाई हम देख कहां से रहे हैं, ये समझना। आप अभी आप सामने से खड़े होकर देख रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, आप इधर से खड़े होकर देख रहे हो, ये आपकी आंख है, आप ऐसे देख रहे हो। तो आपको ये नजर आ रहा है, बस ये चीज नजर नहीं आ रही है भैया ना, ये नजर आ रहा है आपको, ये भी नजर नहीं आ रहा है, ये इसके नीचे आ चुका है क्योंकि, ठीक है। ये नजर नहीं आ रही है सब चीजें आपको। अच्छा अब क्या करें सर। अब देखो जब उसने डायग्राम बना के दिखाई ना कि ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब पहले तो ये क्लियर कर ले, ये बाहर आ रहा होगा। फिर ये पूरा कंडक्टर ऐसे अंदर जा रहा होगा, जाहिर सी बात है ना, रिजिड कंडक्टर है, पूरा एक साथ अंदर जाएगा, वो पूरा एक साथ बाहर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कंडक्टर भैया क्या जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात सर, आगे समझ में। अब कंडक्टर मूव हो रहा है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जी सर कंडक्टर मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसका मतलब ये मेरा बेटा हमारे पास वी का डायरेक्शन हो गया, और ये हमारे पास बी का डायरेक्शन हो गया। यस सर हो गया, समझ में आ गई ये बात भी। अब मैंने आपको एक सिखाया था राइट हैंड स्क्रू रूल, एक सिखाया था मैंने आपको राइट हैंड स्क्रू रूल। पता नहीं कितने लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की थी और कितने लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं आपको भी एक मिसाल से याद दिला देता हूं। मैंने आपको ये बताया था कि भैया मान ले अगर ये अपने पास एक कंडक्टर है, एंड लेट से दिस इज कंडक्टर, एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, और एक मेरे पास यहां कहीं पे वेक्टर बी है। तो मैंने कहा था अगर मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, वैसे तो सर तला ने भी पढ़ा दिया होगा, लेकिन चलो मैं आपको अपना ही रिवाइज कराता हूँ। मैंने आपको पढ़ाई थी ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कब आया था, जब मैंने आपको फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पढ़ाया था, क्योंकि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही लिखा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है वी और बी का, ठीक है। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। तो मैंने कहा था आपने अपने सीधे हाथ को पहले वेक्टर पे रखना है, और इसमें पहला वेक्टर आपके पास ए है। तो आपने अपने सीधे हाथ को कहाँ रखा, पहले वेक्टर पे रखा। पहले वेक्टर यहाँ पे कौन सा है, ए है। आपने सीधे हाथ को पहले वेक्टर पे इस तरह से रखा कि फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और उसके बाद फिंगर्स को कर्ल कर दिया दूसरे वेक्टर की तरफ। तो अगर आपने सारी बात सही सही मानी है, तो आपका जो थंब है ना वो आउटवर्ड पॉइंट कर रहा हो। सर फिर बताएं क्या किया है आपने, देखो सीधे हाथ को रखा पहले वेक्टर पे, यानी कि ए और बी के केस में सीधा हाथ जो है वो ए पे रखा जाएगा इस तरह से कि फिंगर्स आर पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। ये है डायरेक्शन ऑफ ए, ये ए का डायरेक्शन है, फिंगर्स इस तरह पॉइंट कर रही हैं। अब आपने फिंगर्स को कर्ल किया, कर्ल किया मतलब बंद किया, मुट्ठी बंद की दूसरे की तरफ, तो थंब स्क्रीन के आउटवर्ड आ रही होगी। ये आपके पास ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो गया। अब यही चीज मेरे बच्चे अब यहां पे करने लगे। अब आप देखो, आपको वी नजर आ रहा है, ये है मेरे बच्चे वी और ये है मेरे बच्चे बी। अब इसमें आपका पहला वेक्टर कौन सा है और दूसरा कौन सा है, भैया पहला वेक्टर मेरे पास ये वी है, ये फर्स्ट वेक्टर है। जो पहले लिखा होता है वो पहला होता है, जो बाद में लिखा होता है वो दूसरा होता है।
वी मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है और बी मेरे पास सेकंड वेक्टर है। तो आपने अपने सीधे हाथ को पहले वेक्टर पे रखा कि फिंगर्स आर पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और फिंगर्स को, अब आपने हाथ को बंद किया, फिंगर्स को कर्ल किया दूसरे वेक्टर की तरफ। जब आप फिंगर्स को बंद करोगे दूसरे की तरफ, तो आपकी थंब इन साइड जा रही होगी। आपकी थंब कहां जा रही होगी? इन साइड जा रही होगी। देखो मैं फिर समझा रहा हूं। आप अपने सीधे हाथ के रखो इस तरह से कि वो अभी आपके पास, ये सीधे हाथ को कहां रखेंगे? पहले वेक्टर पे। अभी इसमें पहला वेक्टर कौन सा है? वी मेरे बच्चे आपका पहला वेक्टर है। वी आपके पास कौन सा है? फर्स्ट वेक्टर है। सीधे हाथ को रखोगे आप पहले वेक्टर पे, किस तरह से? कि फिंगर्स आ रही हो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। बोलो भाई यहां तक सबको समझ में आ रहा है इसको कैसे रखना है? परेशान नहीं हो, ठीक है? हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से कर रहा हूँ, परेशान नहीं हो भैया। रिकॉर्डिंग मैंने शुरू में देख ली थी, ये वो बंद है। चलो देखो, अब देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। एहसन इनाम वुड लाइक टू एड यू एज अ कॉन्टेक्ट। वो क्या चल रहा है, कहाँ मार्केट में घूम रहा है भाई? इधर सुन ले मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कॉन्टेक्ट के बच्चे इधर देख। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। दो वेक्टर हो गए। पहले तो ये क्लियर कर लो, ये दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है? ये एक वेक्टर, दो वेक्टर। अब मैं इससे मान रहा हूं ये मेरा पहला वेक्टर है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? यहां पे मैंने रखा अपना सीधा हाथ। सीधे हाथ को कैसे रखना है? कि फिंगर्स पॉइंट कर रही हो इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर है, ये रखा। ये बंद कर दिया दूसरे की तरफ। थंब कहां जा रही है? इनवर्ड। अब सोचो अगर ये पिंक वाला मेरा पहला वेक्टर होता तो यहां रखता, और ये दूसरे की तरफ बंद करता, तो थंब कहां आ रही होती? आउटवर्ड आ रही होती है। अब यही चीज ना मेरे बच्चे आपने यहां पे अप्लाई कर देनी है उठा के। अब यही चीज आपने उठा करके अप्लाई कर देनी है यहां पे। देखो अब जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, मैं आपको इसी के अंदर यही सब कुछ दोबारा से बता देता हूं। जो हम पढ़ रहे थे उसी के अंदर हम ये अप्लाई कर देंगे, समझते हैं? देखो इधर, ये मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे पहला वेक्टर है। दिस इज माई फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज माई सेकेंड वेक्टर। सीधे हाथ को रखा आपने कहाँ पे? अपने पहले वेक्टर पे। तो भाई ये आपका सीधा हाथ इस तरह आ जाएगा कि फिंगर्स आर पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी। फिर आपने क्या करा? फिर आपने फिंगर्स को कर्ल कर दिया बी की तरफ। आपका थंब कहाँ जा रहा होगा? इनवर्ट जा रहा होगा। आपका थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है। इसका मतलब थंब के इनवर्ट जाने का मतलब क्या है? कि जो फोर्स लग रही होगी चार्जेस पे वो कहां जा रही है? इनवर्ट जा रही है। बोलो बच्चे अब हाथ रेस करो, कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैंने अभी बताया? अब तो समझ में आ गया होगा, इतनी तफसील से बता दिया यार। सही है, क्लियर हो गया? तो फोर्स अब उस कंडक्टर के ऊपर लग रही है। अब देखो यहां देखो जरा, अगर आपको समझ में आ गया तो जरा यहां देखो, जो अभी हमने ऊपर की तरफ बात देखी है, ये मेरे बच्चे वो बेसिकली, ये मेरे बच्चे वो बेसिकली कंडक्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे। और फोर्स जो आपने निकाली है ना, वो ऐसे ए से बी की तरफ लग रही है। देखा? फोर्स कहां लग रही है? ए से बी की तरफ लग रही है। देख रहे हो भाई? फोर्स यहां से अंदर जा रही है ना, फोर्स। और अंदर की तरफ कौन सा कंडक्टर है? ये ए से बी की तरफ, मतलब ये कंडक्टर है जिसकी बात चल रही है। फोर्स ऐसे ऊपर से नीचे लग रही है। अब देखो जो किताब वालों ने करंट की डायरेक्शन शो की हुई है वो भी यही शो की हुई है, हाँ या ना बोलो भाई? तो करंट की डायरेक्शन यहाँ क्यों शो की हुई है? इसका मतलब ये जो हम फोर्स पढ़ रहे होते हैं, ये फोर्स किसके लिए होती है? पॉजिटिव चार्जेस के लिए होती है। जब ये फोर्स लग रही है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्जेस ऊपर से कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। समझ आ गई बात की? तो ये आपके पास हो रहा है। अब यही चीज देखो मेरे बच्चे ने यहाँ लिखी हुई भी है, देखो। लेट अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर। अच्छा, अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये रिकॉर्डिंग में फौरन ही अपलोड कर दूंगा। एक बार दोबारा से देखना, समझ में आएंगी चीजें भैया। कोई परेशानी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करके करना, सब होगा इंशाल्लाह, ठीक है? देखो, लेट अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर ऑफ एरिया ए बी प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। द लूप इज रोटेटेड अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, मतलब ये रोटेट कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस। समझ में आने वाली बात है? सर अबाउट जेड एक्सिस से क्या मुराद है? भैया ये वाला एक्सिस है ना, इसके अबाउट में रोटेट कर रही है चीज। इसको अपन लोग जेड एक्सिस कहते हैं, ठीक है? अब आगे कहते हैं, थ्रू इट सेंटर एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा जो होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है? जैसे एक लीनियर स्पीड होती है वैसे ही एक एंगुलर स्पीड भी होती है। ठीक हो गया भैया? अब मेरे बच्चे आपको आगे कहते हैं, वन एंड ऑफ द लूप इज अटैच टू अ मेटल रिंग आर एंड द अदर एंड टू द रिंग आर डैश। These rings called the slip rings are concentric with the axis of the loop and rotate with it. ये जो रिंग्स होते हैं ये साथ साथ क्या कर रहे होते हैं? रोटेट कर रहे होते हैं। रीजन मैंने आपको बता दी कि ये रोटेट क्यों कर रहे होते हैं, ताकि जो अंदर कॉइल का तार है वो बाहर वाले सर्किट से मिलकर उलझ ना जाए, ठीक है? रिंग्स आर डैश स्लाइड अगेंस्ट स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस टू विच एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड। इसकी भी रीजन बता दी मैंने। टू कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप कंसीडर इट्स पोजीशन, फिगर 15.15 जो आपके सामने है, व्हाइल इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैंने आपको ऊपर बता दिया था, आप यहां से देख रहे हो, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा अगर आप ऊपर से इसको देख रहे हो, ठीक है? आगे क्या कहते हैं भैया?
The figure shows the top view of the coil. The vertical side AB of the loop is moving with velocity V in the magnetic field B. If the angle between V and B is theta, the motional EMF induced in the side AB has the magnitude EAB is equal to VBL sin theta. अब ये EAB को क्यों कह रहा है ये मैंने आपको समझा दिया, EAB को क्यों कह रहा है, तो आपको ये वाली कहानी अच्छे तरीके से सारी की सारी समझ में आ गई होगी कि ये EAB को ऐसा किस खुशी में कह रहा हैगा। सही हो गया। आगे क्या कहता है, अब इसी चीज को देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर किसी को अभी तक नहीं समझ में आया ना, अब मैं आपको इसके लिहाज से भी समझा रहा हूं। इसके लिहाज से देखो, जितने लोगों को समझ में आ गया उनके लिए चीज रिवाइज हो जाएगी भैया, जितने लोगों को नहीं समझ में आया आप फिर से एक बार देख लो। सही है। मैंने क्या बोला, ये कंडक्टर कॉइल है, इसको आपने शाफ्ट से कनेक्ट किया हुआ है, ये ऐसे घूम रहा है। सही है भाई साहब। जब ये ऐसे गोल घूमेगा तो ये वाली साइड कहां जाएगी, अंदर। ये सब पूरी साइड अंदर जाएगी, ये पूरी साइड आपके पास क्या होगी भाई साहब, बाहर आएगी उठ के। समझ में आने वाली बात है, समझ में आने वाली बात है भैया। इसका मतलब अब अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये डी साइड पे ऐसे एरो लगा होगा, आपने ये समझना है ये डीसी पूरा कंडक्टर ऐसे बाहर आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा। इसकी डायग्राम नहीं है, इसकी डायग्राम नहीं है, आप खुद ही समझ जाना। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे बच्चे बाहर आ रहे हैं, मैं आपको खुद बना के दिखा देता हूँ। चलो, ये मेरा बेटा मान लो आपके पास डी साइड की मैग्नेटिक फील्ड दे दी, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, वेलोसिटी दे दी। ये मेरे बच्चे, ये आपके पास डी कंडक्टर है जो कि बाहर आ रहा है। सर आपको कैसे पता चला ये बाहर आ रहा है, अबे जाहिर है ना, ये पूरा एक साथ घूम रहा है। जब एक साथ घूम रहा है तो ये अंदर जाएगा, तो इस भाई ने क्या करना है, बाहर ही आना है, और क्या करेगा ये। ठीक है, अभी हो गया। अब आप बोलो सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो वही है जहां पहले थी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का तो यही डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने चेंज नहीं करी है कहीं पर भी, ये रहा। अब देखो आपने फिर से जो अभी समझा रहा था ना, वही सारी बात फिर से आ रही है। तो भैया इसमें पहला वेक्टर कौन सा है, पहला वेक्टर इसके अंदर है, बच्चे आप तो देख नहीं पा रहे, अब मैंने बंद कर दिया, अब देख भी नहीं सकते। सही। इसमें हमारे पास जो पहला वेक्टर है, अब समझो भैया। अब इसमें देखो आपके पास पहला वेक्टर कौन सा है, फर्स्ट वेक्टर इज वेलोसिटी एंड सेकेंड वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। आपने अपने सीधे हाथ को रखा भैया पहले वेक्टर पे। सही है, पहला वेक्टर वी है, वी पे आपने रख दिया, और बी की तरफ आपने अपनी फिंगर्स को बंद कर दिया। तो थंब देखो अब की बार आ रही होगी आउटवर्ड, थंब कहां आ रही होगी, आउटवर्ड आ रही होगी। आप यहां पे रखोगे और इधर कर्ल कर दोगे, तो थंब कहां आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। थंब आउटवर्ड आने का मतलब ये कि यहां पे जो फोर्स है ना वो ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जैसे यहां इनवर्ड लग रही थी, यहां फोर्स कहां लग रही है, आउटवर्ड। अब आउटवर्ड फोर्स लगने का मतलब समझना जरा, ये देखो, आउटवर्ड फोर्स लगने का मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ये डायरेक्शन है भाई आपकी आंख के लिए, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो इसका मतलब यहां से लेके जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा आपका इस डायरेक्शन में आएगा। तो देखो आपकी किताब वाले ने करंट का डायरेक्शन आपको बना के दिखाया हुआ है कि आपके पास इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में आपके पास करंट आ रहा है। यही बात देखो इन्होंने यहां बताई हुई है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द वायर ए बी इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स एफ एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस इन द वायर, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द सेम अमाउंट ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस इन द साइड बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। वही बात आ गई, ईसीडी आ गई आपके पास, ये इन्होंने बता दिया। इसी तरह से हमने ई ए बी निकाला, और इसी तरह से हमने क्या करा, ईसीडी निकाला। अब ये कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, अब ये देखो यहां पे क्या कह रहा है, इस बात को अब समझना। अब ये यहां पे कह रहे हैं कि ऊपर कंडक्टर पे आ जाते हैं, ये जो आपका कंडक्टर कॉइल है, आपको ये समझ में आ गया कि यहां पे जो ईएमएफ आया है वो इस तरह से आया है कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज ऊपर से नीचे जा रहा है, और यहां पे ईएमएफ ऐसा आया कि ये चार्जेस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये वाले जो कंडक्टर है ना, इसको कह रहा है एडी कंडक्टर और इसको कह रहा है बीसी कंडक्टर। एक आपका एडी कंडक्टर है, एक आपका बीसी कंडक्टर है। कह रहे हैं एडी कंडक्टर में भी कोई करंट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा और बीसी कंडक्टर में भी कोई करंट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब समझिएगा ये ऐसा क्यों कह रहा है, मैं फिर समझा रहा हूं। इस एडी कंडक्टर की बात चल रही है, इसमें कोई करंट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा। सर क्यों नहीं हो रहा भैया, देखो जब ये ऐसे जा रहा है तो ये वाली साइड भी ऐसे जा रही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है। अब जरा आप इस पार्ट के लिए डायरेक्शन निकालो, किसकी, फोर्स की डायरेक्शन निकालो। भाई ये ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे है। जब आप फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे वी क्रॉस बी करके, तो फोर्स आपके पास इन साइड जा रही है, यानी कि ऐसे अंदर की तरफ लग रही है, जो यहां पे आपने भी देखा था इन साइड, यहां पे भी आपके पास अंदर की तरफ जा रही है। सिमिलरली आप जब इस वाले हिस्से के लिए निकालोगे, ये साइड बाहर आ रही है, तो इसके ऊपर भी फोर्स कहां लग रही होगी, आउटवर्ड। जैसे इस वाली साइड पे फोर्स आउटवर्ड लग रही थी, वैसे यहां पे भी फोर्स क्या लग रही होगी, आउटवर्ड लग रही है। अब इसमें मसला क्या है, ये जो आपके पास कंडक्टर है ना, ये समझो इस बात को, ये जो मैंने आपको ऊपर वाली साइड दिखाई हुई है, ये देखो, ये यही चीज मैंने यही चीज जो है ना बच्चे, यही चीज मैंने यहां ड्रॉ कर दी है उठाकर, समझना इस बात को। आपके पास ये वाली साइड जो है ना, इसको आपने नाम, ये इस पॉइंट को नाम दिया हुआ है ए का, आपने इस पॉइंट को नाम दिया हुआ है डी का। सही। ए से अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कॉइल की तरफ जो कंडक्टर है, इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, और यहां से अंदर की तरफ जो कंडक्टर है, इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है।
अभी हम जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं वो ये वाला कंडक्टर है, ये वाला। हम कह रहे हैं इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि इसमें फोर्स लग रही है, आधे हिस्से में फोर्स लग रही है ऐसे अंदर की तरफ, आधे हिस्से में फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। अब जो चार्ज है ना, वो चार्ज वो यहां से उड़ता हुआ बाहर नहीं जा सकता और यहां से उड़ता हुआ बाहर नहीं आ सकता। भाई इसमें करंट, इस तार में करंट कब प्रोड्यूस होता? जब फोर्स या तो लगती इस डायरेक्शन में या लगती इस डायरेक्शन में। क्यों सर? अरे भैया ये जो तार है, चार्ज तो उसी के अंदर मूव कर सकता है ना। ये जो चार्ज है ये या तो इधर मूव कर सकता है या इधर मूव कर सकता है। ऐसे तो नहीं हो सकता या फोर्स यहां लग रही है तो हवा में उड़ता हुआ वहां निकल जाए। तो इधर और उसके नीचे जो कंडक्टर है उसमें कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी कि देखो, देखो फिर समझा रहा हूं मैं। यहां पे जो फोर्स लग रही है ना, वो इस डायरेक्शन में लग रही है, और इस वाले हिस्से में फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। अब हो क्या रहा है, ये जो यहां चार्ज है वो यहां नहीं आ सकता और यहां का चार्ज ऊपर नहीं जा सकता। इस वजह से हम कहेंगे इसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यहां भी यही हो रहा है। यहां वाली साइड पे फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, और इधर वाली साइड पे फोर्स क्या लग रही है? ऊपर की तरफ लग रही है। देखो यहां पे जब नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी तो चार्ज नीचे आ रहा था, इसलिए यहां ईएमएफ था। यहां पे जब ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी तो चार्ज ऊपर जा रहा था, इसलिए यहां ईएमएफ था। इस वाली साइड में आधी साइड पे नीचे फोर्स लग रही है, लेकिन चार्ज तो नीचे नहीं आ सकता। इधर आधी साइड में ऊपर फोर्स लग रही है, चार्ज ऊपर नहीं जा सकता। यहां भी ऐसे ही है, आधी साइड पे नीचे फोर्स लग रही है, चार्ज नीचे नहीं जा सकता। आधी साइड में ऊपर फोर्स लग रही है, चार्ज ऊपर नहीं जा सकता। अब देखो इन्होंने यही बात यहां लिखी हुई है। ये कौन सा कंडक्टर है, नाम पढ़ लो। एडी कंडक्टर और बीसी कंडक्टर, इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां कहा है, द नेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएमएफ बाय साइड बीसी एंड एडी या डीए, कुछ भी कह लो, इज जीरो, बिकॉज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस इनसाइड बीसी एंड डीए इज नॉट अलोंग द वायर, क्योंकि वो जो चार्ज है उसके अलोंग मूव ही नहीं कर सकता। तो ये कह रहा है इसका ईएमएफ क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब बोथ ईएमएफ इन साइड्स ए बी एंड सी डी ड्राइव करंट इन द सेम डायरेक्शन। भाई सेम डायरेक्शन कैसे है भाई, समझ लो। ये करंट को ऐसे भेज रहा है ताकि वो ऐसे निकले, और ये भी करंट को ऐसे भेज रहा है ताकि वो ऐसे निकले। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना भैया। एक डायरेक्शन कैसे है, ये क्या चाह रहा है? करंट ऐसे जाए यहां से होता हुआ, फिर यहां से होता हुआ जाए। ये भी यही चाह रहा है, करंट यहां से जाए यहां से होता हुआ जाए। दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट को लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया। ये आपके पास बन गई आपके पास 2 NVBL साइन थीटा, सही है। अब आगे इन्होंने थोड़ी सी डेरिवेशन की भी है, ये हमारे कोई खास कंसर्न की नहीं है, बस देखना चाहो तो बता देता हूँ। वी को इन्होंने यहाँ पे ओमेगा आर कर दिया, वी ये रहा, वी की जगह पे ओमेगा आर आ गया। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है, आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है। ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये बेसिकली आपका आर यहाँ पे रेडियस आ गया। और ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो है अपना, जिसे कहना चाहिए ओमेगा है, इसको ओमेगा आर को बेसिकली ऐसे समझ लो, इन्होंने 2 × RL से रिप्रेजेंट कर दिया। सर ये कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी आप हमें समझा दें जरा। देखो भैया ये इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है। यहां पे आपको रेडियस नजर आ रहा है, ये चीज। बल्कि पहले मुझे ये बता दो, यहां तक सबको सारी चीज क्लियर है? ये जो ईएमएफ कहां पे प्रोड्यूस हुई है और कैसे हुई है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से? बोलो। एक्सीलेंट। अब देखो भैया ये v इज इक्वल टू ओमेगा आर आ गया। ये आपने v, ये जो v था ना, इस v की जगह पे आपने ओमेगा आर लिख दिया। अब क्या करा भाई, ओमेगा को उठा के आप बाहर ले आए ब्रैकेट से, इस 2 को ब्रैकेट के अंदर ले आए, देख रहे हो। और यहां से l को ब्रैकेट के अंदर ले आए, तो 2 RL अंदर आ गया। तो ये बन गया आपके पास n ओमेगा ए बी साइन थीटा। सर ये ए बी कैसे बन गया? ए से क्या मुराद है भैया, ये 2 RL को ये कह रहे हैं एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया कैसे बन रहा है, ये देखो, अगर ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो मैं इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से कैलकुलेट करूंगा। लेंथ क्या है, एल के बराबर है, और विड्थ क्या है, 2 R के बराबर है। 2 R है ना भाई, एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, मिला लोगे तो 2 R बन जाएगा। तो 2 RL क्या बन गया मेरे पास, एरिया बन गया। एन ओमेगा ए बी साइन थीटा, ये आपने जहन में रखना है। ये मेरे बच्चे हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। और आगे ऑल्टरनेटिंग करंट के पूरे चैप्टर में जो इक्वेशन में बार बार यूज करूंगा वो ये वाली इक्वेशन है, कि E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। इसको अब यहां से आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर शुरू हो रहा है। अब ये मेरे बच्चे आपके पास कहलाएगी, अगर आपसे कोई भी आगे पूछे ना ईएमएफ की इक्वेशन बता भाई, तो ईएमएफ की इक्वेशन ये है, वी एम साइन ओमेगा टी। सर ये कैसे बनी है मेरा बेटा? ये जो आपके सामने एन ओमेगा बी लिखा हुआ है ना, ये जो एन ओमेगा बी लिखा है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो हो सकता है। सर इस इक्वेशन को भी मजीद समझा दें, इस इक्वेशन को भी मजीद समझ लो जरा। जो अभी आपने इक्वेशन डिफाइन करी है वो क्या है, ई ऑफ टी विल बी इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। यही इक्वेशन पढ़ी है आपने? सर ये ओमेगा टी तो हमने नहीं पढ़ा था, हमने तो ये पढ़ा है, ई ऑफ टी विल बी इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। पहले तो ये बता दें, ये थीटा की जगह ओमेगा टी कैसे आ गया? अब समझो। देखो भैया ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर ये कहां से आया भैया? लीनियर स्पीड या स्पीड को आप कैसे डिफाइन करते हो? स्पीड क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही होती है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही होती है ना बच्चे मेरे, सही है। अब देखो,
यहां से जब आप देखोगे तो ये चीज क्या बन रही है, ये ऐसे बन रही है। सही है। v की जगह पे ओमेगा आ गया, बस ये आपके पास फॉर्मूला किसके लिए, एंगुलर के लिए है, और ये फॉर्मूला किसके लिए, लीनियर के लिए है भैया। ये फर्क है। सही है। तो लीनियर स्पीड की जगह एंगुलर स्पीड आ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, खत्म। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो भाई टी को वहां बेच के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ टी। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, टी टाइम है, कोई भी जिसके ऊपर आप थीटा कैलकुलेट कर रहे हो। ये जो आपके पास चीज लिखी हुई है ना, एन ओमेगा ए बी, ये मेरा बेटा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ना जरा इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को अच्छे से समझ जाओगे तो आगे आपकी जिंदगी आसान चलेगी। देखो इधर समझो। ये मेरा बेटा, ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये मैं यही ग्राफ बना रहा हूं जो अभी आपके सामने है, ये देखो। ये मेरा बेटा, ये हमारे पास जो है ना, एक समझ लो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये हमने बनाया। अब बच्चे का ना सवाल पैदा होता है, बच्चा बेचारा घबरा रहा होता है कि सर ये आपने ये ना, ये अब कैसे बना रहे हैं, ये ग्राफ कैसे बना रहे हैं, ये जरा ग्राफ समझ लेना ताकि आपको ना इसकी पूरी कहानी समझ में आ जाए। देखो मुझे ये सब नहीं पता कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस सबको मैंने उठा के डाल दिया भाड़ में, मुझे नहीं पता, चलो ठीक है। मुझे ये पता है कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, ये ग्राफ जो है, अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं, मैं कहूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, और मैं इसे कहूं y इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो भैया, जो जो मैथ्स वाले हैं उनको तो मुझे ये सब बातें बताते हुए शर्म आएगी, लेकिन जो मेडिकल वाले हैं वो अच्छे से सुन लें, जाहिर है मैथ्स वालों को ये सब चीज़ें पता है। y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, मैंने यहाँ ग्राफ बनाया है y का, इसको मैंने कह दिया फंक्शन ऑफ थीटा है, इसको मैंने यहाँ कर दिया थीटा। अगर मैं सिंपल साइन थीटा का ग्राफ बनाऊं, किसका ग्राफ बनाऊं भाई मेरे, समझना, आहिस्ता आहिस्ता समझना। अगर मैं सिंपल साइन थीटा का ग्राफ बनाऊं, अभी मैंने इस इक्वेशन को ना थोड़ी देर के लिए साइड में कर दिया, मुझे नहीं पता ये इक्वेशन क्या है, ठीक है। आपके दिल से इक्वेशन का जो खौफ है ना, डर है, उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं वाई इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बनाऊं, तो भाई ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई, थीटा की तू डिफरेंट वैल्यू डाल और देख उस पर क्या आंसर आ रहा है, ठीक है भाई, करके देख लेते हैं। अच्छा भाई मुझे बता, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। अच्छा भाई बता, साइन 90 डिग्री क्या होता है, सर वो तो 1 होता है। अच्छा भाई मुझे बता, साइन 180 डिग्री क्या होता है, सर वो फिर से 0 होता है। अच्छा, मुझे ये बता भाई, साइन 270 डिग्री क्या होता है भाई, 270 डिग्री क्या होता है भाई, वो तो -1 होता है। अच्छा अब मुझे बता, साइन 360 डिग्री क्या होता है भाई, वो फिर से 0 होता है भाई। सही है, यानी कि ये आपका एक साइकिल की वैल्यूज हो गई पूरी। भाई 0 से 360 डिग्री पर जाने पर एक साइकिल पूरा हो जाता है, जी सर पूरा हो जाता है। सर एक साइकिल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक। सर ये तो हमने जिंदगी में पहली बार सुने। यार कोई, खुदा ना खास्ता कोई मैथ्स वाला तो ऐसा नहीं बैठा हुआ हाथ रेस करना जिसने ये बात पहली बार सुनी है कि साइन पीरियोडिक फंक्शन है। हाथ रेस कर रहे हो, कोई शर्म कर लो। ये मैथ्स वाले हो के बोल रहे हो कि पीरियोडिक फंक्शन पहली बार सुने। सुना है ना, पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट पता है ना, पीरियोडिसिटी पता है ना, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। हाँ क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, जरा बताओ, जो पता है तुम लोगों को, बताओ क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन। भूल गए। अबे तुम लोगों ने जिंदगी में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तुम लोगों ने रट्टे मारे हैं चीजों के, तभी तो फंसे हुए होते हो, इस बोर्ड की किताब पढ़े या उस बोर्ड की किताब पढ़े, यहाँ से पढ़े वहां से पढ़े। अबे एक ही चीज लिखी होती है हर किताब में। चलो, दो चार लोग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, मैं मिसाल से समझा देता हूँ। हर वो फंक्शन जो अपना वैल्यू रिपीट करे आफ्टर फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। हर वो फंक्शन, वो कोई मैथ्स का फंक्शन होना जरूरी नहीं है, जो आपके हफ्ते के 7 दिन है वो भी पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों भाई, 7 दिन गुजरते हैं फिर पीर आता है, 7 दिन गुजरते हैं फिर पीर आता है, 7 दिन गुजरते हैं फिर पीर आता है, 7 दिन गुजरते हैं फिर पीर आता है। सिमिलरली जो आपका अर्थ है, अर्थ सूरज के इर्द गिर्द जो चक्कर काटता है, साल पूरा होता है वो, जिसपे आप पटाखे फटूके फोड़ रहे होते हो ना, दिसंबर 31 को या 30 को, जो भी आखिरी दिन होता है, वो क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। सिमिलरली जो आपके पास ये अ, एक पूरे दिन का साइकिल है 24 घंटे का, जिसमें आपका एक दिन एक रात हो जाता है, वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। आपका ई कैट एम टी कैट का जो कोर्स चल रहा है भाई, वो भी पीरियोडिक फंक्शन है, अगले साल फिर यही कुछ चलेगा, फिर यही कुछ चलेगा। ये मतलब हर वो फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज टर्म्ड पीरियोडिक फंक्शन। अब आप ना ये जहन से निकाल देना कि भाई मैं मैथ्स का बच्चा हूं या मैं बायो का बच्चा हूं, जो मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस करना। वो समझने के लिए आपको ना मैथ्स का होना जरूरी है ना बायो का होना जरूरी है। वो बिल्कुल बुनियादी लेवल की साइंस में, जो नर्सरी के बच्चे को भी बिठा के समझाऊंगा वो समझ जाएगा। जो मैं मार्क कर रहा हूं उतना हिस्से को देखो, ये यहां से यहां तक मार्क करा, इतने हिस्से को देखो। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि भाई मैं इसी चीज को आगे पेस्ट किए चला जा रहा हूं,
या चलो मैं तुम्हें पेस्ट करके भी दिखा दूं ताकि तुम्हें और थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। ये देख भाई, ये मैंने बनाया, और थोड़ी तसल्ली कर लो तुम अपनी, ताकि तुम्हें 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 ना मतलब पहली बार जिंदगी में ना कॉन्सेप्ट को ना फील करते चलो। ये देखो इधर, ये देखो भाई, ये मैंने बनाया, एक बार तसल्ली से बना लिया मैंने, ये सही है। अब ये मैंने इसको एक बार किया कॉपी, और ये चलो भाई उठ जाओ, ये देख, ये उठा के इधर लाया। अब देखो इतने हिस्से को कॉपी किया, ये देखो, ये भाई उसी चीज को मैंने पेस्ट किया है वापस यार। ये कोई नई चीज थोड़ी पेस्ट कर दी उठा के, ये देखो, ये पेस्ट कर दिया, फिर देखो, ये पेस्ट कर दिया, ये देखो, ये देख रहे हो, ये है पीरियोडिसिटी। दिस इज पीरियोडिसिटी। ये है पीरियोडिक फंक्शन, खत्म। ये पीरियोडिक फंक्शन, इससे ज्यादा कोई बहस नहीं है पीरियोडिक फंक्शन की। बाकी वो लंबी है, वो वैसी लंबी करते रहते हैं, और कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, यहां से यहां तक के बाद देखो फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। ये पीरियोडिसिटी, और कुछ नहीं है पीरियोडिसिटी। तो भाई साइन थीटा क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है भैया, समझ में आ गई बात? यस सर, समझ में आ गई। अब आपको मैं बताने जा रहा था कि ये ग्राफ कैसे बनता है, सही है भाई। अब ये वाई, अच्छा सर ये भी बता दें, आप इतना बता ही नहीं तो ये भी बता दें, एफ क्या भला है भैया? एफ इज, इसको कहते हो आप फंक्शन ऑफ। सर आसान करके बताएं, बहुत आसान करके बताएं। देखो भैया, फंक्शन ऑफ से क्या मुराद होती है? देखो भैया, फंक्शन ऑफ से यह मुराद होती है कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इसका इन्हिसार किस पर है। तो भैया वाई की डिपेंडेंसी है थीटा पे। क्या मतलब सर? अबे वाई की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। वाई की जो वैल्यू है ना, वो थीटा डिटरमाइन करेगा। कैसे सर? देखो, मैंने कहा वाई का वैल्यू है साइन थीटा, अब मैं थीटा चेंज कर रहा हूं तो साइन थीटा चेंज हो रहा है। भाई फॉर एग्जाम्पल, मैं कल को तुम्हें कह दूं वाई इज इक्वल टू 3x, तो इसका मतलब वाई जो है ना वो 3x है। अभी एक्स चेंज करेगा तू तो वाई वाई चेंज हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 1 डालेगा तो वाई 3, एक्स का वैल्यू 2 डालेगा तो वाई 6 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 3 डालेगा तो वाई 9 हो जाएगा। तो गोया मैं कहूंगा वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बस सिंपल हो गया। अब इसमें y जो है ना, इसको बुजुर्ग लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को बुजुर्ग लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट बोले तो भाई जो किस पे, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, और डिपेंडेंट बोले तो जिसके ऊपर कोई डिपेंड कर रहा है। तो y डिपेंडेंट है किस पे? x पे, और मेरे सवाल में y डिपेंडेंट है किस पे मेरे भाई? थीटा पे। तो y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। फिर बुजुर्ग लोगों ने एक और कायदा जारी कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको तुमने लेना है कहाँ? एक्स एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा मेरा भाई, इसको तुमने लेना है कहाँ? वाई एक्सिस पे। अब सर इसको क्यों कायदे को जारी किया? अगर मैं उल्टा कर दूं, भाई तू कर ले उल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो तुम बुजुर्ग लोगों की किताबें पढ़ोगे ना, जहां से छाप के तुम्हारी टेक्स्ट बुक भी बनाई गई है, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने बुजुर्ग लोगों की बातों को फॉलो किया है। बुजुर्ग लोगों से मुराद जो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है बड़े मैथमेटिशियंस ने या फिजिसिस्ट लोगों ने, तो वो ये स्टैंडर्ड है, खत्म हो गई। कोई चाहे वो थीटा को वाई पे ले ले भाई, वाई को एक्स पे ले ले भाई, ले ले, मर्जी है तेरी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ हम करके देख चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। अच्छा सर आगे बताएं आप। अब देखो भाई, मैं मुझे नहीं पता ये ग्राफ की ये वैल्यू आती है नहीं आती, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। मुझे बस ये पता है। ये कैसे पता है भाई? मैं निकम्मा हूं, कैलकुलेटर यूज किया, साइन 0 डिग्री पे 0 आया, साइन 90 पे 1 आया, पर टक 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 करके मैंने वैल्यूज निकाल ली। अब मैं जाके क्या करूंगा भाई? ये वैल्यूज पुट करूंगा। चलो भाई करो पुट आप। अच्छा, अब देखो ये जो जीरो से ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 0 डिग्री का। क्यों सर? साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, और यहां पे देखो 0 वैल्यू है। अच्छा सर समझ आ गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा साइन 90 डिग्री का। क्यों सर? 90 डिग्री पे देखो साइन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों सर? भाई ये सारी वैल्यूज देख लो, इसमें क्या आपको 1 से बड़ी कोई वैल्यू नजर आ रही है? नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब ये आपके पास हो गया क्या? +1 हो गया। अच्छा सर, ये बताएं ये क्या होगा भाई? ये होगा 180 डिग्री। कैसे पता चला सर? ये देखो ना, साइन 180 डिग्री पे 0 होता है, ऐसे पता चल गया। अच्छा सर चलें ये बता दें, ये क्या है? 270 डिग्री। सर ये कैसे पता चला? भाई साइन 270 डिग्री पे क्या वैल्यू है भाई? -1 है, तो भाई -1 ये आ गई उठ के आपके पास वैल्यू। अच्छा सर आगे चलें, 360 डिग्री पे क्या वैल्यू है भाई? ये रहा, ये 360 डिग्री पे क्या वैल्यू है भाई? 0 वैल्यू है। अच्छा सर, आपको कैसे पता चला कि ये 0 से लेके 360 पूरे के पूरे आपने इसी एक में घुसा देने? आगे भी तो जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, क्यों? भाई ये एक साइकिल की बात हो रही है, एक साइकिल के बाद ये फिर रिपीट होगा। ये फिर 0 होगा, ये फिर 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा, ये 360 होगा, फिर रिपीट होगा। ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा, 360 होगा। समझ आ गई? अब लोगों ने बोला अबे यार ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है, ये 360 है, यहाँ फिर 360 आ रहा है, यहाँ फिर 360 आ रहा है, इसकी तमीज कैसे करेंगे भाई? मैं पहले वाले 360 से मुराद ले रहा हूँ, या मेरा मुराद दूसरा 360 है। तो उन्होंने बोला भाई एक काम करो ना, ऐड कर लो, इसको 360 कहेंगे, इसे कहेंगे 360 + 360।
यानी कि 720 कहेंगे। इसे कहेंगे 360 प्लस 360 प्लस 360, यानी 1080 कहेंगे। तो बुजुर्ग लोगों ने बोला भाई ठीक है ऐसा कर लेंगे। तो ये बन गया भाई हमारा ग्राफ साइन थीटा का ऐसे करके। अभी मुझे बता दो इस ग्राफ में कोई ऐसी चीज हो जो कि मुश्किल हो या अजीब सी लग रही हो, या जिसके लिए कोई मैथ चाहिए हो, कुछ ऐसा कुछ अजीब सा कुछ पता चला हो कि भाई ये हमें नहीं आता, या कोई ऐसी चीज नहीं है। ये कुछ है, बकरी है। सही है, आसान है। ठीक है। अब देखो, अब आते हैं अपने सवाल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे। अब उसका ग्राफ हमने पढ़ना है, ठीक है भैया। अब बच्चे, हाँ मेरा बेटा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एक बार पढ़ा दूं, फिर ब्रेक दूंगा। अगर किसी को उससे पहले ब्रेक चाहिए तो देखो आगे कहीं पे एक लाल बटन बना होगा जिस पे एक बंदा बना होगा, उसके ऊपर LEAVE लीव लिखा होगा। आप जा सकते हो, तो आप तसल्ली से अपनी ब्रेक ब्रेक एंजॉय करके आ सकते हो। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी ना, तो परेशानी किस बात की है। अब देखो मैं यहाँ पे ना एक और ग्राफ आपको समझा रहा हूँ। देखो ग्राफ अच्छे से समझ लेना, वरना ऑल्टरनेटिंग करंट में ना आप ऐसे ही सर फोड़ रहे होगे, नहीं समझ में आएगा। कोशिश करो समझने की, यहाँ फोकस करो। अब देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। मैंने यहाँ ग्राफ बनाया, मैंने कहा y = 4 sin थीटा। अब देखो भाई, अब मैं इसका ग्राफ यहाँ प्लॉट करूंगा, ठीक है, ये समझना। अब समझो यहाँ पे पहली बात यहाँ ये समझ लो, ये वाला पॉइंट क्या होगा भाई, ये पॉइंट होगा 360 डिग्री। ये क्या होगा भाई, ये होगा 720 डिग्री। 360 में 360 जोड़ दिया। अच्छा भाई ये क्या होगा, ये होगा 1080 डिग्री। अच्छा भाई अब ये क्या होगा, 1360, फिर ऐड कर दिया तो ये 1440 डिग्री बन जाएगा। देख लेना भाई, अगर मैं कहीं भंड मार रहा हूँ तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें भाई। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ना इसको उठा के मैं ले आता हूँ इस जगह पे, y = 4 sin थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे ना जरा अच्छे से समझना एक चीज को। देखो ये जो 4 है ना, ये 4, ये इसको अलग ट्रीट करो, साइन थीटा को अलग ट्रीट करो। आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या, कि मेरे भाई कि जो साइन का फंक्शन है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है, एंड ऑल द वे इसका मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। यानी कि साइन का जो फंक्शन है इसका वैल्यू वेरी करता है फ्रॉम +1 टू -1। सही हो गया जी सर, सही हो गया, समझ आ गया। इसका मतलब, अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं, गौर से सुनना, अगर मैं कहूं इस y फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस y फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +-4 होता है, तो ये बात आपके लिए अचंभे की या अजीब सी या हैरानकुन नहीं होनी चाहिए। क्यों सर? अबे देख, इसके पीछे लिखा हुआ है 4 sin थीटा के। अभी साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है, तो जब 4 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, +4 बनेगा। सिमिलरली साइन थीटा का कम से कम वैल्यू -1 हो सकता है, इससे कम तो नहीं हो सकता। तो जब 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -4। तो भाई मैंने आसान भाषा में यही कहा था कि y का मैक्सिमम वैल्यू ±4 हो सकता है। तो क्या ये बात समझ आ गई? जी सर समझ में आ गई। बोलो भाई अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत आ रही हो भाई, समझ आ गई ये बात सबको? बोलो। या इस आसान सी चीज में अगर किसी को मसला है, इस गिवन इक्वेशन के तहत साइन एंगल रिपीट इट्स पोलैरिटी आफ्टर 90 डिग्री, नहीं 180 डिग्री के बाद पोलैरिटी रिपीट करता है। अभी मैंने एम्पलीट्यूड की तो कोई बात की नहीं है, मुझे पता भी नहीं है एम्पलीट्यूड क्या होता है। तुम ऐसी उल्टी उल्टी चीजें नहीं पूछो, ठीक है। आफ्ताब मेरा बेटा, कोई मसला नहीं है, लेक्चर को 3-4 दफा दोबारा देखना, ठीक है। चलो अब देखो इधर। अब जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा ना, आप जरा समझिएगा ग्राफ प्लॉट, इसके ग्राफ कैसे प्लॉटिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखो इधर साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। अब देखो y = 4 sin थीटा का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, समझना जरा। जब मैं 0 डिग्री पे बात करूंगा, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा भाई, 0 हो जाएगा, सही है। सिमिलरली 90 डिग्री की बात करूंगा, साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो 4 को मेरे भाई तू 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये +4 बन जाएगा। सिमिलरली 180 डिग्री पे जब प्लॉट करूंगा तो साइन 180 डिग्री क्या होता है, फिर 0 होता है। तो 4 को जब तू 0 से मल्टीप्लाई करेगा भाई तो ये 0 हो जाएगा, सही है। फिर 270 डिग्री पे करूंगा, जब मैं ये चीज 270 डिग्री पे करूंगा यही चीज में, तो y = 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 270 -1 होता है, तो क्या आया, -4 आ गया। सिमिलरली 360 पे करूंगा तो भाई साइन 360 डिग्री फिर से 0 होता है, तो भाई ये 0 हो जाएगा। 4 0 था, फिर 0 हो गया। अब देखो
ये है तुम्हारा 0 डिग्री। अब देखो यहां पे 90 डिग्री आ गया। अब आपसे कोई पूछे यार ये 90 डिग्री पे यहाँ कितनी वैल्यू है, आप बोलोगे ये +4 है। अब आप बोलोगे यार ऊपर तो आपने +1 बोला था, तो अबे ऊपर जो था वो ग्राफ भी तो साइन थीटा का था, ये ग्राफ किसका बना रहा हूँ, 4 sin थीटा का बना रहा हूँ, तो यहाँ +4 आएगा। यहां पे क्या होगा भाई, ये फिर 0 हो गया भाई। अच्छा, यहां पे क्या होगा भाई, 270 डिग्री पे ये इस वैल्यू को आप क्या पढ़ोगे बताओ मुझे, इस वैल्यू क्या पढ़ोगे, इसको आप बोलोगे भाई -4 पढ़ेंगे, सही है। 360 डिग्री पे फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही वैल्यूज आके फिर रिपीट होंगी। ये वाली वैल्यू को फिर क्या पढ़ोगे आप, फिर +4 पढ़ रहे होगे भाई। भैया बता दो मुझे, सबको सब समझ में आ गया, ताकि अब मैं फाइनली जो हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ था ना उसको अब एक्सप्लेन करता हूं, बोलो समझ आ गया, समझ आ गया। चलो एक्सीलेंट हो गया। अब देखो, हमने अभी पूरा जमाने का तस्करा करने के बाद ये निकाली थी इक्वेशन। क्या इक्वेशन निकाली, अभी ये ग्राफ क्या प्रूफ कर रहा है वो बताता हूं ना मेरे बच्चे, सबर तो कर जा अभी। n ω a b sin थीटा, यही निकाला था ना भैया आपने, अभी अभी यही ग्राफ निकाला है। अब देखो मेरे भाई, मैं इसी ग्राफ को ना आपको समझाने के लिए चाह रहा हूं, ठीक है। अब हम समझ चुके, सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ नहीं करना अब हमें नया, ठीक है। ये मिटाओ भाई इसको, चलो। चलो, अब देखो भैया इस ग्राफ को समझो जरा, कुछ याद नहीं करना, सब समझने वाली बातें हैं यहाँ, ये देखो। ये मेरे बच्चे, मैंने जो है ना इसकी एक साइकिल का ग्राफ बनाया। मैं बाकी भी बना सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाया ग्राफ, ठीक है। चलो, एक साइकिल बनाई होंगे, एक साइकिल में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहां मैंने लिया हुआ भैया थीटा। अच्छा, यहां मैंने लिया हुआ भैया मेरा E(t). अब अगर आप कोई किताब पढ़ो, कोई अच्छी किताब पढ़ो, जैसे अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पे, वरना ए लेवल्स की जो किताबें हैं उनमें अक्सर ऐसे लिखा होता है कि जो ईएमएफ है दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। पता नहीं कितने लोगों ने ईएमएफ को फंक्शन ऑफ थीटा के तौर पे जिंदगी में कभी देखा है, नहीं देखा, वरना ऐसे लिखा होता है अक्सर। ईएमएफ जो है ना वो फंक्शन ऑफ थीटा है। पहले तो जरा मुझे ये बता दो कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन ऑफ थीटा मैं क्यों कह रहा हूँ इसको, ये समझ में आ रहा है इसको मैंने फंक्शन ऑफ थीटा किस खुशी में कह दिया यहाँ उठा के। क्योंकि थीटा चेंज होगा तो मेरे भाई ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो, मैं इसी इक्वेशन से देख के एक और बात कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ईएमएफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है n ω a b के बराबर। और ये कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा या थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो जो मैक्सिमम ईएमएफ होगी भाई साहब वो क्या होगी, वो आपके पास n ω a b होगी। बोलो यार ये बात कितने लोगों को समझ में आती है बोलो भैया। हाँ भाई साहब बोलो। अबे समझ आई है, मैं खुद ही को समझा रहा हूँ। सॉरी, साइन 90 डिग्री पे होगा, साइन 90 या साइन 270 पे होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। साइन 90 या साइन 270, ठीक है। बोलो, मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम ईएमएफ n ω a b होगा जब साइन थीटा का वैल्यू +1 होगा या जब साइन थीटा का वैल्यू -1 होगा। बोलो, ये बात सबको समझ आता है। नेगेटिव मैक्सिमम भी तो हो सकता है बच्चे, क्यों नहीं हो सकता उसको नेगेटिव मैक्सिमम कहते हैं किताब वाले, ठीक है। गुड हो गया। अब देखो यही चीज मैं आपको यहां पे मार्क भी करके दिखा देता हूं। जब आप साइन 0 डिग्री करोगे तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। n ω b को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 0। साइन 90 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो n ω b को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पलट के क्या आएगा, n ω b आएगा, n ω a b आएगा। इसको आप लिखोगे +e मैक्सिमम। अच्छा भाई, 180 डिग्री पे साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। 0 को n ω a b से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 हो जाएगा। अच्छा भाई, फिर 270 डिग्री जो होता है साइन 270 डिग्री, वो क्या होता है, वो -1 होता है भैया। -1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, n ω a b से, तो क्या आएगा, माइनस का n ω a b, तो क्या आ रहा है, माइनस का ई मैक्स आ रहा है। सिमिलरली 360 डिग्री पे वापस क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। बोलो भैया क्या यहां तक सबको सारी चीज समझ में आती है, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको नेगेटिव मैक्सिमम बोलते हैं यार किताब वाले, अब मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। आप इसको मिनिमम भी कह सकते हो लेकिन बेहतर है अगर आप नेगेटिव मैक्सिमम से ध्यान में रखो, किताब वाले इसको ये कहते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, इसको नेगेटिव मैक्सिमा कहते हैं। अबे ब्रेक करते हैं अभी, बस 15 मिनट के बाद ब्रेक करा दूंगा, आपकी टेंशन क्यों लेते हो यार। इसको नेगेटिव मैक्सिमम कहते हैं किताब वाले, ठीक है। अच्छा, अभी आ रहा हूँ भैया, साइन और कोसाइन पे भी आ रहा हूँ। परेशान क्यों होते हो, बहुत कुछ है बताने के लिए, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है, परेशान नहीं हो, ठीक है। अभी कॉस पे भी आता हूँ, इसकी कॉस वाली शक्ल भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलो।
बोलो यहां तक समझ आ गया? अभी करंट का भी बता रहा हूं, अभी पहले जितना पढ़ा है उतना तो समझ ले। ठीक है। चल, इजाज बेटा तुम क्या पूछ रहे हो? रिलेशनशिप विद करंट तो अभी बताऊंगा, पहले जितना पढ़ा है वो समझ लेने लगे बंदे। आप मिनिमम कह सकते हो, लेकिन किताब वाले उसको नेगेटिव मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है? ऐसे समझ लो आप। इसलिए मैं भी वही टर्म यूज कर रहा हूँ। टेंजेंट का ग्राफ दिखा दूं? क्यों भाई, हम यहाँ टेंजेंट पढ़ रहे हैं क्या? तो फिर क्यों बताएं उसका ग्राफ? अब देखो भैया, अब इसके अंदर ना मेरे बच्चे, समझो यहां पे, ये तो हो गया भाई मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है। अब सर यहां पे ये छोटा सा टी क्यों लिखा हुआ है? समझो, ये टी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप इसको ये भी कहते हो कि जो ई है ये फंक्शन ऑफ टाइम है। सर अभी तो आपने कहा था ये फंक्शन ऑफ थीटा है, तो ये फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकल के आ गया? भैया अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था कि थीटा बराबर होता है ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी के। तो अगर कोई चीज थीटा पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, सही हो गया। अच्छा, अब इसी ग्राफ को ना हम और काफी सारे तरीकों से भी लिख सकते हैं, जहन में रख लेना, ठीक है। सर कैसे कैसे? देखो भैया, अभी एक तरीका तो ये था कि आपने थीटा को ना अभी अभी सीखा डिग्री के अंदर रिप्रेजेंट करना। आपने क्या सीखा कि थीटा कैसे रिप्रेजेंट हुआ हुआ है? डिग्री में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। ये आपका नॉन एसआई यूनिट है। नॉन एसआई बोले तो एसआई यूनिट नहीं होता थीटा का डिग्री। थीटा का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है मेरे बच्चे? रेडियन होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होता है ना हर फिजिकल क्वांटिटी का, तो थीटा का वो क्या होता है भाई? रेडियन होता है। अब समझो, डिग्री से आप रेडियन में कैसे जाते हैं? अच्छा, ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ना क्लास में, कल की क्लास में आने से पहले ये खसूसियन ये आखिरी वाला जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ ना, ये फेज मेज वाला सारा, फेज तो खैर अभी नहीं पढ़ा सकूंगा, ये डिग्री मिग्री वाला सारा पढ़, ये अच्छे से पढ़ के आना, वरना मुश्किल होगी कल के लेक्चर में मजीद। ठीक है, देखो, डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं वो सिखा रहा हूँ। डिग्री से रेडियन में जाने का तरीका ये होता है, आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सर्कुलर रोटेशनल मोशन पढ़ाते हुए बताऊंगा कि ये पाई बाय 180 से ही क्यों किया और किसी से क्यों नहीं किया। बेसिक में इसमें भी पढ़ाया हुआ है मैंने ये बात, लेकिन चलो अभी फिलहाल जाने दो, ठीक है। अब देखो, मैं आपको इन सब के इक्विवेलेंट निकाल के दिखा रहा हूँ। जब 0 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई जीरो ही बन जाएगा। जब 90 को मल्टीप्लाई करोगे तुम पाई बाय 180 से, तो भाई जीरो से जीरो मर गया, 9 वन जा और 9 टू जा हो गया, तो गोया पाई बाय 2 रेडियन आ गया। सिमिलरली मेरे भाई, जब तू 180 को मल्टीप्लाई करेगा पाई बाय 180 से, तो ये पाई रेडियन आ जाएगा। सिमिलरली भाई, जब तुम 270 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? पाई बाय 180 से जीरो मर जाएगा, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 पाई बाय 2 रेडियन। सिमिलरली आप 360 डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, तो जीरो से जीरो मर जाएगा, 18 वन जा 18 टू जा, गोया कि ये आएगा आपके पास 2 पाई रेडियन। तो आपके पास ये जो सेम फिगर है ना, ये वाली, ये जो सेम फिगर है, इसको अगर मैं यहीं से कॉपी कर लूं, ये जो मेरे बच्चे आपके पास सेम टू सेम फिगर है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर से करते हैं कॉपी। ये जो सेम फिगर है ना मेरे बच्चे, ये आपको किताब में ऐसे भी लिखी मिलेगी, मैं आपको अलग से यहाँ बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको सब समझ में आए ये क्या चलता है किताब में ऐसे। ये देखो यार, यही चीज आपको ना किताब वाले ऐसे भी लिख के देंगे, 0 डिग्री नहीं होगा वहां पे, 90 डिग्री भी नहीं होगा। चल भाई मिट जा। 180 भी नहीं होगा, 270 भी नहीं होगा, 360 भी नहीं होगा। देखो इधर किताब में यहाँ लिखा होगा 0 रेडियन, यहाँ लिखा होगा पाई बाय 2 रेडियन, यहाँ लिखा होगा पाई रेडियन, यहाँ लिखा होगा 3 पाई बाय 2 रेडियन, यहाँ लिखा होगा 2 पाई रेडियन, ऐसे लिखा मिलेगा आपको ये। तो ये भी सही है भाई, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, इसका एक तरीका और होता है भाई साहब लिखने का। अच्छा सर, अब वो एक तरीका और है, क्या है भाई वो भी बता दें आप हमें। देखो भैया, इसका जो एक तरीका और होता है ना लिखने का, वो होता है इसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी लिखना। सही है, ये मैं सारे तरीके आपको बताता जा रहा हूं ताकि आप फेमिलियर होते जाओ। एक तरीका और क्या है इसको लिखने का? ओमेगा टी के सेंस में लिखने का तरीका है। अब ओमेगा का जो एक वैल्यू है, आप लोगों ने ओमेगा का एक फंक्शन वैल्यू पढ़ा है 2 पाई अपॉन टी। सर ये कैसे आपने लिखा? पहले तो मुझे ये बता दो मेरा बेटा कि यहां तक सबको सारी चीज क्लियर है अच्छे तरीके से, हाँ या ना? चलो, अब देखो बच्चे, ओमेगा का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था? ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास था थीटा डिवाइडेड बाय टी, ऐसे ही था। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही था। अब अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल की बात करूं, किसकी बात करूं भाई? एक साइकिल की। तो एक साइकिल में जो थीटा है वो कितना हो जाता है? 2 पाई हो जाता है।
क्यों सर? एक साइकिल के अंदर जब आपकी बॉडी एक चक्कर पूरा काटेगी तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो या तो 360 डिग्री होगा या रेडियन में कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। और जो टी है उसको आप क्या रखोगे, कैपिटल टी लिख दोगे। क्यों सर कैपिटल टी क्यों लिखेंगे? कैपिटल टी कहलाता है मेरे बच्चे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को मुकम्मल करने का जो टाइम है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो ओमेगा टी का एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है। अब देखो यहाँ पे ना हम डिफरेंट टाइम जोन्स के ऊपर ओमेगा टी का वैल्यू निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। टाइम टी इक्वल 0, टाइम टी इक्वल टी/4, टाइम टी इक्वल्स 2t/4। आहिस्ता आहिस्ता समझना, अभी समझ में आएगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ। टाइम टी इक्वल 3t/4 और टाइम टी इक्वल्स 4t/4। अच्छा ये मैंने किया क्या है देखो समझो। आपके पास ये जो एक साइकिल है, ये पूरा एक साइकिल है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस एक साइकिल को मुकम्मल करने का जो टाइम है वो टाइम पीरियड है, कैपिटल टी है। इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए। टी/4, टी/4 मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है इसको मैंने टी/4 कह दिया। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है इसे भी टी/4 कह दिया। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम है इसे भी टी/4। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम इसे भी टी/4। यानी कि एक कैपिटल टी में पूरा साइकिल हो रहा है तो मैंने इसके 4 सेगमेंट कर दिए, टी/4 टी/4 कर दिए मैंने यहाँ पे उठा के। अब देखो ये जो है ना बेसिकली, इसी को मैं एक बार दोबारा यहाँ ड्रॉ कर दूँ। किताब वाले आपको यही चीज ऐसे भी लिख के देंगे तो ये भी समझ जाना कि भाई ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, और ये सब चीजें बेसिकली एक ही हैं। बस किताब वाले अलग अलग तरह से ना इसको लिख के देंगे आगे चल के आपको, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ये ग्राफ आपसे कोई नहीं पूछेगा भाई डायरेक्टली, लेकिन इस ग्राफ की बेस पे जो कुछ पूछेंगे वो समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये बेसिक ना पता हो सारी। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे पार्टिकल कब होता है, टाइम टी इक्वल 0 जब शुरू हुआ है। ये कब है, टाइम टी इक्वल टी/4। ये वाला पॉइंट कब है, टाइम टी इक्वल 2t/4। या इसी को किताब वाले कहते हैं t/2। भाई आधा टाइम हो गया, 2 से 4 को काटोगे तब भी यही बनेगा। इस वाले को कहते हैं टाइम टी इक्वल 3t/4। और इस वाले को कहते हैं टाइम टी इक्वल, आप कह दो या तो 4t/4 या कह दो आप टी। बोलो समझ आती है यहां तक की बात? ये एक ही फिगर चल रही है जिसको मैं अलग अलग तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। किताब में ये सारी शक्लें दिखेंगी आप, अलग अलग टेक्स्ट बुक वाले यार। आप जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे आपको इनमें से कोई शक्ल दिखेगी और कोई नहीं दिखेगी। ठीक है। अच्छा टी/4 कैसे आया भाई, फिर बताता हूँ। देख मेरे भाई, इस पूरे साइकिल का जो टाइम था ना वो कैपिटल टी था। कैपिटल टी कुछ भी हो सकता है 4 सेकेंड हो सकता है 5 सेकेंड हो, 8 सेकेंड हो, 1.2 हो, 2.5, कुछ भी हो सकता है टाइम। मैंने उसको कैपिटल टी कह दिया। मैंने कहा भाई इसके 4 टुकड़े कर ले। यहां से यहां तक जाने का टाइम ये टी/4 हो गया, यानी कि 25% का टाइम लगा यहां तक का। फिर 25% लगा यहाँ का, फिर 25% लगा यहाँ का, फिर 25% लगा यहाँ का, तो 100% पूरा हो गया आपका टाइम। तो ये आपको टाइम की बेसिस पे ऐसे लिखा जाता है। सही। अच्छा जी। अब देखो, जब टाइम टी इक्वल 0 है, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा इंटू टी कैलकुलेट करूं, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई/कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय 0। तो क्या 0 आंसर आ रहा है? बोलोगे जी सर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने 0 रेडियन लिखा था आपके लिए, नहीं लिखा था? लिखा था। अब यहाँ समझो, अगर मैं टी/4 के लिए करूं तो भाई यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 पाई/टी मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू क्या है, टी/4। यही पढ़ रहे हैं ना अभी। टी से टी मर गया, 2 1 जा 2 2 जा, गोया ये क्या आया, पाई/2 रेडियन। तो अगर टाइम टी इक्वल टी/4 है, यहाँ पे रेडियन में कितना आ रहा है, ये पाई/2 रेडियन। बताना ये चाह रहा हूँ भाई, ये सब एक ही चीजें हैं। बस आपका जो किताब लिखने वाले हैं ना वो बस आपको मुश्किल में डाल के खुश होते हैं, अलग अलग चीजें बता बता के खुश होते हैं। फर्क कोई भी नहीं है किसी में भी। देखो यही समझा दिया। अब देखो टाइम टी इक्वल 2t/4, या इसको कभी बार वो टी/2 भी कहेंगे, 2 से 2 को कैंसिल करने के बाद। तो क्या बनेगा भाई, ओमेगा टी से निकाल लो। ओमेगा टी भी सिखाया ऊपर। ओमेगा क्या है भाई, 2 पाई/कैपिटल टी है मल्टीप्लाई बाय टी क्या है भाई, टी/2 है। टी से टी मर गया, 2 से 2 मर गया, क्या बना यहाँ, पाई रेडियन। तो देखो भाई ये पाई रेडियन लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, एक ही बात है। क्या फर्क पड़ता है, एक ही चीज लिखी हुई है वो घुमा फिरा के। अच्छा भाई 3t/4 से साबित करें सर, ये टी लिखा है, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। ओमेगा क्या है भाई, 2 पाई/टी है, टी से टी मर गया, 2 1 जा 2 2 जा, क्या बना भाई, 3 पाई/2 रेडियन। बोल देख, ये देख 3t/4, 3 पाई/2 लिखा दिख रहा है। आखिरी वाला भी देख ले भाई, 4t/4, इसको टी भी लिख देते हैं। तो टी को मल्टीप्लाई कर दिया भाई ओमेगा से, ओमेगा क्या है 2 पाई/टी, टी से टी मर गया, क्या बनता है भाई, 2 पाई रेडियन बनता है। ये देख 2 पाई रेडियन, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। अब अगर एग्जामिनर आपको टाइम का एक्सिस बना के दे, या थीटा को रेडियन में डाल के दे, या थीटा को डिग्री में दे, तो परेशान तो नहीं हो जाओगे ना? सब चीज समझ में आती है, ये सब चीजों का मतलब समझ में आता है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मसला नहीं है, आसानी चीज है सारी।